सभी को नमस्कार। मैं कौशल कुमार और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विथ कौशल में। हम लोग आज पॉलिटिक में पार्लियामेंट चैप्टर पढ़ रहे थे। पार्लियामेंट चैप्टर का आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 2, यानी कि एक वीडियो इससे पहले पार्लियामेंट का आ चुका है। आज हम लोग बहुत सारे ऐसे टर्मिनोलॉजी के बारे में जानेंगे और बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट को जानेंगे जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में नहीं पढ़ा है या अभी तक नहीं जाना है। हम लोग का पॉलिटी में ज़्यादा चैप्टर बचा हुआ नहीं है। देखिए, पार्लियामेंट चैप्टर के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्टेट गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, देखिए, विधानसभा, ठीक है, विधान परिषद, ठीक है, विधानसभा, विधान परिषद। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे राज्यपाल, और राज्यपाल के बाद हम लोग पढ़ेंगे मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री के साथ साथ राज्य का जो मंत्री परिषद है वो पढ़ेंगे। तो इतना पढ़ने के बाद हमारा स्टेट गवर्नमेंट कंप्लीट हो जाएगा। विधानसभा और विधान परिषद का एक वीडियो आएगा और राज्यपाल और मुख्यमंत्री का एक वीडियो आएगा, यानी कि 2 वीडियो में हमारा स्टेट गवर्नमेंट कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जुडिशियरी का एक वीडियो आएगा, एक वीडियो, और इसके बाद आपका पॉलिटी लगभग समाप्त हो जाएगा। कोई टॉपिक ऐसा मुझे नहीं लगता है जो बचेगा, और जो भी बचेगा वो मैं आपको आगे करवा दूंगा, या मुझे लगेगा कोई टॉपिक बच गया है। इतना ही से प्रश्न पूछता है, यानी कि आपका 3 से 4 वीडियो आएगा और आपका पॉलिटी लगभग समाप्त हो जाएगा। ठीक है, बाकी देखिए, बाकी आप लोग बोलिएगा संशोधन या आर्टिकल, ये अलग से पढ़ाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं चैप्टर के साथ ही पढ़ा रहा हूँ। अगर आपको अलग से पढ़ना है तो आप क्यूआर सीरीज में देख लीजिए। क्यूआर सीरीज में मैंने आपको बता दिया है आर्टिकल और संशोधन के बारे में, पूरा पॉलिटी का बता दिया है, तो वहाँ पर आप रिवीजन कर लीजिएगा इसका। या इसी में मैं क्यूआर सीरीज का एक जो भी टॉपिक मैं पॉलिटी का पढ़ाया हूँ इसमें प्लेलिस्ट में डाल दूंगा, आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक बिना लेट किए, पार्लियामेंट पार्ट 2। देखिए, कोई भी सभा हो, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, उसमें एक सदन का नेता होता है और एक विपक्ष का नेता होता है। जो सत्ता पार्टी होती है, उस सत्ता पार्टी का जो नेता होगा उसको सदन का नेता बोलते हैं, और एक विपक्ष का नेता होता है। ठीक है, अब समझिए, लोकसभा में जो हमारा सदन का नेता होता है वो होता है हमारा प्रधानमंत्री, या प्रधानमंत्री जिसे नामित करे वो मंत्री। ठीक है, वही राज्यसभा में बात करें तो प्रधानमंत्री द्वारा नामित व्यक्ति, प्रधानमंत्री किसी भी व्यक्ति को राज्यसभा में सदन का नेता नामित कर सकता है जो उस प्रधानमंत्री के पार्टी का होगा, या वो अपने पार्टी के अलावा भी किसी पार्टी का व्यक्ति को सदन का नेता डिक्लेयर कर सकता है। ठीक है, ज़्यादातर 99% यही होता है कि वो अपने ही पार्टी में से राज्यसभा में किसी को वो नामित करेगा जो उसके पार्टी से संबंधित होगा या उसके पार्टी का सपोर्टर होगा, या प्रधानमंत्री अपनी इच्छा से किसी को भी राज्यसभा में सदन का नेता डिक्लेयर कर सकता है। विपक्ष का नेता का बात करें तो ये देखिए, विपक्ष का नेता का टर्म पहले भारत में नहीं था, या हमारे मूल संविधान में ऐसा कोई भी पोस्ट नहीं था। ब्रिटेन में इस टाइप का एक पोस्ट था, शैडो कैबिनेट, या जिसको छाया मंत्रिमंडल बोलते हैं, ब्रिटेन में ऐसा होता था। ठीक है, ये भारत के संविधान में विपक्ष का नेता का कोई भी ऐसा टर्म नहीं था। 1969 में यह पोस्ट क्रिएट किया गया, और ये जो विपक्ष का नेता होता है ये पोस्ट काफ़ी बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है। ठीक है, और ये कैबिनेट मंत्री के बराबर इस प्रोटोकॉल में होता है। जब हम आपको प्रोटोकॉल दिखाएंगे तो आपको प्रोटोकॉल दिखाई देते हैं। देखिए, ये है प्रोटोकॉल, वरीयता क्रम सूची। तो देखिए, यहाँ पर कैबिनेट मंत्री दिख रहा है आपको, कैबिनेट मंत्री, और राज्यसभा या लोकसभा में विपक्ष का नेता, देखिए कैबिनेट मंत्री के बराबर है, 7वां नंबर पर आता है। इसीलिए विपक्ष का नेता का पावर बहुत ज़्यादा होता है, ये आपका कैबिनेट मंत्री के बराबर ये पावर रखता है। ठीक है, 1969 में ये पोस्ट क्रिएट किया गया, लेकिन इसका वेतन और भत्ता का जिक्र कब किया गया, 1977 से। 1977 से ये विपक्ष का नेता का वेतन और भत्ता तय किया गया, प्रोटोकॉल तय किया गया। यह संसद के दोनों सदनों में होता है, यानी कि ये लोकसभा में भी होगा और राज्यसभा में भी होगा। जिस तरह सदन का नेता आपका लोकसभा में भी होगा, राज्यसभा में भी होगा, उसी प्रकार विपक्ष का नेता भी आपका लोकसभा में ही होगा और राज्यसभा में भी होगा। विपक्ष का पार्टी होने के लिए आपको मिनिमम कितना वोट चाहिए, 10% वोट चाहिए। अच्छा, मान लीजिए 2 पार्टी है, मान लीजिए 3 पार्टी खड़ा हुई इलेक्शन में, ए, बी और सी। ए ने लाया 50%, बी ने लाया 20%, सी ने लाया आपका ए ने लाया 50%, फिर से करते हैं, ए बी सी। ए ने लाया 50, बी ने लाया 30, सी ने लाया 20। ए तो हो गया आपका सदन का नेता,
ठीक है, सदन का नेता। क्यों? क्योंकि ये सत्ता पार्टी सबसे ज़्यादा मेजोरिटी में है, ये पार्टी बना लेगा। बी का बात करें और सी का, इस दोनों ने 10% सीट से ज़्यादा लाया है। तो हम लोग पढ़े हैं जो भी पार्टी होगा अपोजिशन पार्टी वही होगा जो 10% से ज़्यादा सीट लाएगा। तो दोनों में से कौन होगा? दोनों में से जो बड़ा होगा। जैसे 30% बी बड़ा है तो बी होगा विपक्ष का नेता, सी नहीं होगा। सी भी 10% से ज़्यादा सीट लाया है लेकिन सी विपक्ष का नेता नहीं होगा। अपोजिशन पार्टी वो होगा जो 10% से ज़्यादा मत लाया होगा लेकिन लार्जेस्ट पार्टी होगा, लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी होता है। प्रोटोकॉल में ये कैबिनेट मंत्री के समतुल्य होता है। सरकार की नीतियों की आलोचना करना इसका काम है। सरकार कोई अगर गलत फैसला करता है या गलत नीति लेकर आता है उसकी आलोचना करना इसका काम है। जैसे आप लोग पंचायत में देखे होंगे, पंचायत में एक आपके मुखिया जी थे जिसको प्रधान बोलता था, प्रधान, और एक थे हमारे कौन, भूषण जी। ये भूषण जी विपक्ष का काम कर रहे थे वहाँ पर। विपक्ष प्रधान का आलोचना करता है। जिस प्रकार वहाँ पंचायत में आप लोग देखें वैसे ही आपका लोकसभा और राज्यसभा में भी होता है। सरकार की नीतियों की आलोचना करना उसका काम होता है। इसे हम लोग वैकल्पिक प्रधानमंत्री भी बोलते हैं क्योंकि प्रधानमंत्री के अगेंस्ट में वो काम करता है और प्रधानमंत्री की गई सारी नीतियों की वो आलोचना करता है। आगे बात करते हैं। एक टर्म होता है विप, जिसको हिंदी में बोलते हैं सचेतक। आपने नहीं सुना होगा ये नाम, लेकिन कभी अगर एग्जाम में पूछ दिया तो आप फंस सकते हैं। ये सीधे सदन के नेता यानी कि प्रधानमंत्री के प्रति उत्तरदायी होंगे। विप जो होता है सचेतक, वो सीधा प्रधानमंत्री पर डिपेंड करता है और किसी पे भी डिपेंड नहीं करता है। ये करता क्या है? विप का कोई भी संविधान में उल्लेख नहीं है, संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है। ये परंपरा पर आधारित है। जो भी हमारी पुरानी परंपरा होती है उसी परंपरा को ये कायम रखता है और ये आगे काम करता है। प्रत्येक दल में 2 आदमी होगा, सचेतक और मुख्य सचेतक। ठीक है, एक सचेतक हो विप होगा और एक मुख्य विप होगा। यह सदस्यों की उपस्थिति और समर्थन सुनिश्चित करता है। सदस्य प्रेजेंट है कि नहीं है, या वो प्रेजेंट है या अपनी उपस्थिति दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, वो काम करेगा सचेतक। सदस्यों को निर्देशों का पालन करना होता है। जो भी विप जो है सचेतक जो भी निर्देश देगा वो उस सदस्य को, दल के सदस्य को उसको मानना पड़ेगा। जनरली जो सत्ता दल का मुख्य सचेतक होता है, सत्ता दल यानी कि जो जीता हुआ पार्टी है, अगर मान लीजिए बीजेपी है तो बीजेपी में सचेतक होगा और मुख्य सचेतक होगा। मुख्य सचेतक बड़ा पोस्ट हुआ। उसी तरह कांग्रेस में भी होगा। ठीक है, तो जो भी टीम होगा, जो भी पार्टी होगी, जो भी दल होगा, उसका सचेतक और मुख्य सचेतक होगा। जनरली जो सत्ता दल होता है, जो जिन्होंने अपनी सरकार बनाई है, उसका जो मुख्य सचेतक होगा वो या तो संसदीय कार्य मंत्री होता है या तो वो संसदीय राज्य मंत्री होता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये विप या सचेतक के बारे में बता दिया। अब आते हैं चुनाव प्रणाली लोकसभा और राज्यसभा में कैसे होता है, इसको एक बार ब्रीफ कर लेते हैं। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं लेकिन फिर भी इसको देख लेते हैं। लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में चुनाव का तरीका है FPTP यानी कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। इसे ही हम लोग प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली या सर्वाधिक मतों से विजयी प्रणाली भी बोलते हैं। यानी कि ये जो प्रणाली है FPTP फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, इसमें जिसका भी वोट सबसे ज़्यादा होगा वो जीत जाएगा। लेकिन याद रखिए इसमें अल्पसंख्यक छोटे समुदाय का हित सुनिश्चित नहीं हो पाता है। मान लीजिए कि एक राज्य है, वहाँ पर 10 लाख पॉपुलेशन है, उसमें से 8 लाख जो है वो बड़े कास्ट के लोग हैं और छोटे छोटे कास्ट के लोग हैं या अल्पसंख्यक हैं। ठीक है, बुद्धिस्ट वगैरह हैं, ऐसे लोग हैं यहाँ पर। तो मान लीजिए इसमें क्या होगा कि 8 लाख वाला जिसको चाहेगा उसको PM बना देगा या वो उस राज्य से उसको ज़्यादा वोट करके सांसद बना देगा, मिनिस्टर बना देगा। कम जो संख्या में मौजूद हैं उसका हित इसमें सुरक्षित नहीं होता है। ये है लोकसभा का FPTP सिस्टम। इसमें यही कमी है कि अल्पसंख्यक या छोटे समूह को ये वैल्यू नहीं देता है। उसका वैल्यू देता भी है तो बहुत कम रिप्रेजेंटेटिव होता है, तो वो अपना कितना भी कोशिश कर ले वो जिता नहीं सकते किसी को। लेकिन राज्यसभा की बात करें, राज्यसभा में तो इसमें क्या होता है, इसमें PR सिस्टम होता है यानी कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम। इस पद्धति से राज्यसभा का चुनाव होता है सदस्यों का। और ये जो FPTP सिस्टम है ये प्रत्यक्ष तरीका है चुनाव का, जबकि PR सिस्टम जो है वो एक अप्रत्यक्ष तरीका है जैसे कि राज्यसभा में होता है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति भी इसको बोलते हैं। इसमें सभी वर्गों की संख्या के अनुपात में सीट दिया जाता है। इसमें अल्पसंख्यक और छोटे समुदाय का हित भी सुरक्षित रहता है। उद्देश्य देखिए, इसका उद्देश्य क्या है PR सिस्टम का? क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व विभेद को हटाना। जो विभेद है
अल्पसंख्यक और छोटे समुदाय हैं जो पॉपुलेशन में कम है उसका वैल्यू रखना है यहाँ पर। प्रकार देखिए ये दो तरह का होता है, क्या बोलते हैं पीआर सिस्टम। एक तो है एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति, ऐसी को एकल संक्रमणीय मत पद्धति बोलते हैं या सूची व्यवस्था भी बोलते हैं, ठीक है। ये दो प्रणाली है किसमें, पीआर सिस्टम में। लेकिन इस प्रणाली से कहाँ कहाँ चुनाव होता है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से आपको याद रखना है। राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव, राज्यसभा का चुनाव और राज्य विधान परिषद का चुनाव, ठीक है। ये 4 चुनाव आपको याद रखना है जो पीआर सिस्टम से होता है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, फिर राज्यसभा, और राज्यसभा के ही समतुल्य राज्य में कौन है, राज्य विधान परिषद, ठीक है। और ये एफपीटीपी कहाँ होगा, लोकसभा में होगा, और लोकसभा के समतुल्य राज्य में क्या है, विधानसभा, वहाँ पर होगा। तो ये आपको याद रखना। अच्छा ये बताइए लोकसभा के चुनाव में पीआर सिस्टम को क्यों नहीं अपनाया गया, एफपीटीपी सिस्टम को क्यों अपनाया गया? क्योंकि लोग देंगे वोट, जिसको ज़्यादा वोट मिलेगा वो जीत जाएगा, अधिक वोट वाला जीत जाएगा। तो ये एकदम आसान तरीका है। जबकि इसमें क्या है, इसमें पीआर सिस्टम में लोग वोट क्या देंगे, इसमें आपको प्रेफरेंस मांगा जाता है, पहला प्रेफरेंस, दूसरा प्रेफरेंस, तीसरा प्रेफरेंस, चौथा प्रेफरेंस, ऐसे कर करके। फिर पहला प्रेफरेंस में जो ज़्यादा लाएगा, जो सबसे कम लाएगा वो हट जाएगा, दूसरा में फिर सबसे कम लाएगा वो हट जाएगा। इस तरह लास्ट में जो कोटा प्राप्त कर लेता है वही जीत जाता है। तो ये बहुत जटिल प्रणाली है। तो अपेक्षाकृत जटिल प्रणाली होने की वजह से पीआर पद्धति को लोकसभा इलेक्शन में या विधानसभा इलेक्शन में नहीं इसको अप्लाई किया जाता है। बहुत बड़ी, पूरे राज्य में चुनाव होगी, पूरे देश में चुनाव होगी। इतना जटिल प्रक्रिया को अगर अपनाएंगे तो 4 से 5 महीना केवल चुनाव में लगेगा, जो कि सरकार की संपत्ति की भी हानि होगी और इससे क्या बोलते हैं चुनाव में झूठ मूठ का विलंब भी होगा। तो पीआर पद्धति को नहीं अपनाने का एक तो ये तरीका होगा क्योंकि ये जटिल है। दूसरा, सरकार की स्थिरता हेतु, सरकार की स्थिरता के लिए इसको अपनाना बहुत मुश्किल है। स्थिरता चाहिए तो यही सबसे आसान तरीका है। पब्लिक जिसको सबसे ज़्यादा वोट देके जिताई वही हमारा राजा बनेगा। आगे बात करते हैं। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 ये क्या बोलता है? इसमें नॉमिनी की क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए और नॉमिनी की क्या क्या अयोग्यताएं होनी चाहिए ये बताया गया है जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में। और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम यही बताता है कि राज्यसभा का कार्यकाल 6 साल है। देखिए जो हमारा संविधान है, संविधान में बोला गया है कि राज्यसभा से प्रत्येक 2 साल में 1/3 लोग सेवानिवृत्त हो जाते हैं। यानी कि 1/3 2 साल में, तो पूरा 1 होने के लिए 6 साल लगेगा। लेकिन ये ऐसा वर्ड नहीं लिखा है कि कहीं भी राज्यसभा का कार्यकाल 6 साल होता है, कहीं नहीं लिखा हुआ है। राज्यसभा का कार्यकाल नहीं, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 साल होता है, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। तो ऐसा लिखा कहाँ है? संविधान में नहीं लिखा है। तो ये लिखा है पीपुल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपुल एक्ट RPA 1951, यानी कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में लिखा है राज्यसभा का कार्यकाल 6 साल होगा। संविधान में नहीं लिखा है। संविधान में ये लिखा है कि 2 साल में 1/3 लोग सेवानिवृत्त होंगे, लेकिन ये नहीं लिखा है कि 6 साल में सेवानिवृत्त होंगे प्रत्येक राज्यसभा के सदस्य। ये कहाँ लिखा है? तो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपुल्स एक्ट 1951 में लिखा है। तो इसमें हम लोग को ये भी पढ़ना है कि जो भी नॉमिनी होगा, उम्मीदवार होगा, उसकी क्या क्या योग्यताएं होती हैं और क्या क्या अयोग्यताएं होती हैं। चलिए देख लेते हैं। पहले अयोग्यता देख लेते हैं, ठीक है। जो भी चुनावी अपराध में या भ्रष्टाचार में पकड़ा जाएगा वो चुनाव नहीं लड़ सकता, वो अयोग्य है। और अगर वो अयोग्य है तो उसको कैसे हटाएंगे? आर्टिकल 102 के तहत बताए थे, आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्या है। 2 वर्ष से अधिक कारावास हो, अगर कोई 2 वर्ष से ज़्यादा कारावास कर चुका है तो वो भी अयोग्य है। चुनावी खर्च का अगर ब्यौरा नहीं दे पा रहा है तो वो अयोग्य है। सामाजिक अपराधों में संलिप्त हो गया तो वो भी अयोग्य है। किसी सदस्य की निर्भरताओं के संबंध में अंतिम फैसला राष्ट्रपति का होगा। अगर कोई व्यक्ति निर्भरता मतलब क्वालिफिकेशन के आधार पर डिस्क्वालीफाई हो रहा है तो राष्ट्रपति उसको आर्टिकल 102 के तहत, ना आप लोग कमेंट करके बताइएगा, 102 के तहत राष्ट्रपति उसको हटा सकता है। लेकिन किसकी सिफारिश पर? इलेक्शन कमीशन की सिफारिश पर, चुनाव आयोग की सिफारिश पर राष्ट्रपति उसको हटाएगा। और नॉमिनी की अगर योग्यताओं की बात करें तो वो उस क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता होना चाहिए जहाँ से वो चुनाव लड़ रहा है, योग्यता है उसकी, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा ये लोकसभा में है, पहले लोकसभा और राज्यसभा दोनों में थी, लेकिन 2003 में राज्यसभा से हटा दिया गया। ये केवल लोकसभा में है और राज्य की विधानसभा में है। तो उस क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता होना चाहिए। 2003 में राज्यसभा के निर्वाचन के लिए ये बाध्यता को समाप्त कर दिया गया। उसके बाद आरक्षित सीट के लिए SC ST का आरक्षण जो होता है, जनसंख्या के आधार पर जो किया जाता है, वो भी आपका नॉमिनी की योग्यता होनी चाहिए कि वो SC ST हो। अगर आरक्षित सीट चाहिए आपको, आरक्षित सीट से आपको लड़ना है, आपको SC ST होना होगा। कोई भी जनरल
आरक्षित की सीट से नहीं लड़ सकता है। ठीक है, राज्यसभा में कोई आरक्षित सीट नहीं है, ये भी केवल लोकसभा और विधानसभा में है। राज्यसभा में और विधान परिषद में दोनों में नहीं है। आगे बात करते हैं, संसद सचिवालय क्या होता है। प्रत्येक सदन का अपना अपना सचिवालय होता है, जैसे लोकसभा सचिवालय और राज्यसभा सचिवालय। उसी तरह स्टेट में आ जाइएगा तो विधानसभा सचिवालय और विधान परिषद सचिवालय। ठीक है, उसके बाद कुछ पद दोनों में समान हो सकते हैं, जैसे कि लोकसभा सचिवालय और राज्यसभा सचिवालय दोनों का कुछ पोस्ट कॉमन हो सकता है। भर्ती और सेवा का जो शर्त है इस सचिवालय में वो हमारा संसद डिसाइड करता है, और राज्य में बात करें तो विधानमंडल डिसाइड करता है। राज्य का बात करें तो विधानमंडल डिसाइड करता है। सचिवालय का नेतृत्व कौन करते हैं, उसका हेड कौन होता है, महासचिव। महासचिव, ठीक है। महासचिव की नियुक्ति कौन करेंगे, पीठासीन पदाधिकारी, यानी कि राज्यसभा में भी महासचिव होगा और लोकसभा में भी महासचिव होगा। तो राज्यसभा का जो महासचिव होगा इसका नियुक्ति कौन करेंगे, तो राज्यसभा में होते हैं हमारे राज्यसभा के सभापति हमारे पीठासीन पदाधिकारी होते हैं। और लोकसभा में कौन पीठासीन पदाधिकारी होते हैं, लोकसभा अध्यक्ष यानी कि स्पीकर। तो अब बताइए, लोकसभा अध्यक्ष जो है वो हमारे इस लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति करेंगे। तो जो भी पीठासीन अधिकारी है वो नियुक्ति करते हैं। तो पीठासीन अधिकारी लोकसभा में कौन है, अध्यक्ष। लोकसभा के महासचिव का आप लोग को नियुक्ति करेंगे। और राज्यसभा में पीठासीन पदाधिकारी कौन है, सभापति। ये हमारे राज्यसभा के महासचिव की नियुक्ति करेंगे। तो यहाँ तक तो हो गया क्या बोलते हैं, सदन का अपना सचिवालय। अब कुछ पार्लियामेंट्री टर्म्स के बारे में जानेंगे, संसदीय शब्दावली को देखेंगे। कुछ टर्म्स या कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमारे संविधान में यूज होते हैं, हमारे पार्लियामेंट में, संसद में यूज होते हैं। उन शब्दों को आपको जानना है। बहुत बार जैसे आप लोग सचिवालय भी जब ज्वाइन कीजिएगा, अगर आपको विधानसभा या विधान परिषद आपको मिल गया, हर विभाग में विधानसभा विधान परिषद होता है, वहाँ पर अगर आपको जाना है तो ये सारे चीज़ आपको जानने होंगे। ठीक है। सत्र बुलाना, समनिंग किसको बोलते हैं। देखिए, राष्ट्रपति को संसद के प्रत्येक सदन का सत्र बुलाने का अधिकार है। तो सत्र बुलाता कौन है, सत्र बुलाता है राष्ट्रपति। तो एक वर्ड यूज होता है आहूत करना। आहूत करना यानी कि सभा में उपस्थित होने का आदेश देना। राष्ट्रपति अगर आहूत कर रहे हैं सत्र को, तो यानी कि सभी लोगों को सभा में उपस्थित होने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। और ये जो सत्र है वो कितना होना चाहिए, एक वर्ष में कम से कम 2 बार सदन की बैठक होनी चाहिए। सत्र में और बैठक में क्या अंतर है, समझिएगा। सत्र 3 ही तरह का होता है। सेशन यानी कि सत्र 3 तरह का होता है, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। बजट सत्र आपका फरवरी से मई तक होगा, मानसून सत्र आपका जुलाई से सितंबर तक होगा और शीतकालीन सत्र आपका नवंबर से दिसंबर तक होगा। ये तीनों सत्र आपका है। और एक सत्र में 2 बैठक होगा, 2 बैठक। ठीक है, पहला बैठक होगा आपका सुबह में 11 बजे से लेकर 1 बजे तक, और दूसरा बैठक होगा 2 से लेकर 5 या 6। राज्यसभा में 5 बजे तक, लोकसभा में 6 बजे तक। तो ये 2 बैठक हो रहा है। बीच में 1 से 2 जो है वो लंच का टाइम है। ठीक है, तो एक वर्ष में कम से कम 2 बार सदन की बैठक होनी चाहिए, यानी कि बैठक बोलिए या सत्र बोलिए, होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए। 2 बैठक के बीच 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। यहाँ बैठक कहने का अर्थ आप लोग सत्र से समझिएगा। 2 सत्र के बीच में आपको 6 महीना से ज़्यादा का अंतराल नहीं होना चाहिए। इसलिए देखिए, 3 सत्र का आयोजन मिनिमम किया जाना चाहिए, और अगर कभी इमरजेंसी लगे तो अलग से भी सत्र आयोजित किया जा सकता है। राष्ट्रपति सत्र को बुलाते हैं, आहूत करते हैं राष्ट्रपति। अगला समझिएगा, अवकाश यानी कि रिसेस। ये क्या होता है, सदन के सत्रावसान यानी कि सत्र को समाप्त करना, टेम्पोररी। सदन के सत्रावसान और पुनः समवेत होने के बीच की अवधि को हम लोग अवकाश बोलते हैं। तो भाई ये सत्रावसान क्या है, इसको देख लेते हैं। प्रोरोगेशन को बोलते हैं सत्रावसान, यानी कि सदन के सत्र को समाप्त करने की प्रक्रिया। अगर मान लीजिए बजट सत्र चल रहा है, इस सत्र को अगर समाप्त करेंगे तो वो करेंगे प्रोरोगेशन यानी कि सत्रावसान। ठीक है, और सदन के सत्र को समाप्त करने की भी सूचना राष्ट्रपति के द्वारा दी जाती है। लेकिन याद रखिएगा, इसमें लंबित कार्य प्रभावित नहीं होगा। कैसे नहीं प्रभावित होगा, इसको देख लेते हैं कैसे। अगर मान लीजिए बजट सत्र स्टार्ट हुआ, उस समय हमारे प्रधानमंत्री जो हैं वो कोई आदेश निकाल दिए कि फलना चीज़ होगा, या कोई काम अपना वो उस समय स्टार्ट कर दिए, तो बजट सत्र अगर समाप्त हो गया, सत्र का आपका सत्रावसान हो गया, तो क्या वो जो प्रधानमंत्री जो काम स्टार्ट किए वो बंद हो जाएगा? नहीं, जो लंबित कार्य है वो प्रभावित नहीं होगा।
कोई नया काम स्टार्ट नहीं होगा, लेकिन पुराना काम जो स्टार्ट हो चुका है, जो लंबित है, उसको प्रभावित नहीं करेगा। एडजर्नमेंट यानी कि स्थगन की बात करें तो संसद के एक सत्र में कई बैठक होती है। एक दिन में आपको देखिए, एक दिन में इतना बैठक है। एक सत्र जैसे बजट सत्र आपको 1 महीना चलता है, 1 महीना, तो एक दिन में अगर एक दिन में अगर आपको 1-2 बैठक हो रहा है तो 1 महीना में आपको कितना बैठक होगा? 60 बैठक, यानी कि एक सत्र में आपको कम से कम 60 बैठक हो गया। समझ रहे हैं? मानसून सत्र थोड़ा सा छोटा होता है, यानी कि मान लीजिए 15 दिन के आसपास चलेगा, तो 15 दूनी 30 बैठक हो जाएगा। और वही अगर शीतकालीन सत्र का बात करें तो 1 सप्ताह के आसपास चलता है, बहुत कम चलता है, यानी कि 7 दूनी 14 बैठक हो जाएगा। ठीक है, तो एक सत्र में बहुत सारा बैठक होता है। ठीक है, तो एक सत्र में कई बैठक होती है। अगर एक दिन का बात करें तो सुबह का बैठक 11 बजे से 1 बजे तक होगा, और दोपहर का बैठक 2 से 6 होगा लोकसभा में, और 2 से 5 होगा राज्यसभा में। ठीक है, और 1 से बीच का जो समय है वो होता है लंच का समय होता है। पीठासीन पदाधिकारी द्वारा किसी बैठक को समाप्त किया जा सकता है। यानी कि देखिए, सत्र को समाप्त कौन करेगा? क्वेश्चन सुनिए, सत्र को स्टार्ट कौन करेगा? सत्र को स्टार्ट करेगा राष्ट्रपति, और सत्र को इंड भी करेगा राष्ट्रपति। लेकिन कोई बैठक स्टार्ट होगा तो बैठक को स्टार्ट करना या समाप्त करना, ये काम होता है पीठासीन पदाधिकारी द्वारा। पीठासीन पदाधिकारी बैठक स्टार्ट करेगा। सत्र स्टार्ट हो गया राष्ट्रपति के कहने पे, राज्य में राज्यपाल के कहने पे। अब सत्र स्टार्ट हो गया, अब अगर ये सत्र 30 दिन तक चलेगा तो 30 दिन में सत्र का बैठक स्टार्ट करेंगे पीठासीन पदाधिकारी, और बैठक को समाप्त भी करेंगे पीठासीन पदाधिकारी। चलिए आगे आते हैं। एडजर्नमेंट सीन डाई, यानी कि अनिश्चित काल के लिए स्थगन। इसमें क्या होता है कि सदन का जो बैठक है उसको अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया जाता है। मान लीजिए कि बजट सत्र स्टार्ट हुआ 30 दिन के लिए, कुछ हल्ला हंगामा हो गया, 10 दिन तक ये सत्र चला, बाकी 20 दिन का सत्र नहीं चला, तो 10 दिन के बाद एडजर्नमेंट सीन डाई हो गया, ASD, एडजर्नमेंट सीन डाई हो गया, यानी कि अनिश्चित काल के लिए उसको रोक दिया गया। तो जब तक अगला आदेश नहीं आएगा तब तक वो आपको जो सत्र है उसका बैठक नहीं चलेगा। हर दिन आपको कुछ नहीं होगा, सिर्फ अटेंडेंस बनेगा और कुछ नहीं होगा। तो सदन की बैठक को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर देना। लेकिन क्या वहाँ पर लंबित कार्य प्रभावित होगा? नहीं, जो काम स्टार्ट हो चुका है वो प्रभावित नहीं होगा, वो चलता रहेगा। डिसोल्यूशन यानी कि विघटन का बात करें तो ये विघटन क्या करता है? ये लोकसभा के जीवन काल को ही समाप्त कर देगा, यानी कि लोकसभा ही खत्म हो गया। विघटन का मतलब हो गया कि लोकसभा समाप्त हो गया। 5 वर्ष पूरा होता है तो अपने आप विघटित हो जाता है। क्यों? क्योंकि सरकार का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, लोकसभा का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। और ये विघटन करता कौन है? ये राष्ट्रपति करता है। विघटन का काम राष्ट्रपति करते हैं। विघटन के बाद क्या होता है? अगर कोई सरकार विघटित हो गई या उसका डिसोल्यूशन हो गया तो जो भी विधेयक पारित हैं, जो रास्ते में है, मान लीजिए लोकसभा से गया राज्यसभा और राज्यसभा में पहुंचा, उसका राज्यसभा से पारित हुआ ही नहीं, लोकसभा से पारित हो गया, राज्यसभा से पारित नहीं हुआ, तो वो जो विधेयक था वो पेंडिंग था, तो सारा पेंडिंग काम खत्म हो जाता है। चाहे वो पेंडिंग विधेयक हो या प्रस्ताव हो या याचिका हो या नोटिस हो या संकल्प हो या अधिसूचना हो, कुछ भी हो, वो आपको समाप्त हो जाता है, खत्म। नया लोकसभा आएगा तो फिर से विधेयक, प्रस्ताव, याचिका, नोटिस, संकल्प फिर से जारी करेगा, पुराना वाला खत्म हो जाएगा। ठीक है, नई लोकसभा इसे दोबारा प्रस्तुत करना पड़ता है। ठीक है, आगे आप समझते हैं। कोरम या गणपूर्ति क्या होता है? कोई भी बैठक स्टार्ट होगा, बैठक स्टार्ट करने से पहले मिनिमम पदाधिकारी की संख्या गिनी जाएगी, वो 10% होनी चाहिए, यानी कि सदस्यों की न्यूनतम संख्या जिनकी उपस्थिति से कार्य संचालन शुरू किया जाएगा। और ये काम किसका रहता है? पीठासीन पदाधिकारी का रहता है। यानी कि कोई भी सत्र स्टार्ट हुआ, मान लीजिए बजट सत्र का बात करें, बजट सत्र 30 दिन चलता है, तो पहले दिन क्या होगा? फर्स्ट डे पीठासीन पदाधिकारी आएंगे, देखेंगे जितना मेंबर है उसका 10% आया तो 10% को बोलते हैं कोरम, तो बोलेगा हाँ आ गया, बैठक स्टार्ट। पीठासीन पदाधिकारी स्टार्ट कर देगा और शाम में 6 बजते ही बैठक को समाप्त कर देगा। ठीक है, फिर दूसरा दिन होगा, दूसरा दिन का बैठक फिर स्टार्ट करेगा, फिर समाप्त करेगा, तीसरा दिन, ऐसे करते करते जितना दिन वो सत्र चलेगा उतना दिन तक वो सत्र स्टार्ट हो जाएगा, मतलब स्टार्ट और ख़त्म करेगा कौन? आपका पीठासीन पदाधिकारी। यानी कि मान लीजिए 1, 2, 3 ऐसे करते करते 30 दिन तक बैठक चला। बजट सत्र की बात करें, बजट सत्र, तो बजट सत्र स्टार्ट कौन किया था? राष्ट्रपति ने बोला कि बजट सत्र स्टार्ट होगा, तो पहले दिन पीठासीन पदाधिकारी पहला दिन स्टार्ट किए, कोरम के साथ पहला दिन खत्म, दूसरा दिन खत्म, तीसरा दिन खत्म, 30 दिन भी समाप्त, मान लीजिए 30 दिन भी समाप्त हो गया। उसके बाद फिर राष्ट्रपति आएंगे, राष्ट्रपति क्या करेंगे?
इस बजट सत्र को समाप्त करेंगे। यानी कि स्टार्टिंग में राष्ट्रपति आएंगे और लास्ट में राष्ट्रपति आएंगे, लेकिन बीच में सभी दिन केवल पीठासीन पदाधिकारी आएंगे। अब कोई दिक्कत नहीं आपको, आगे बढ़ते हैं। हाँ, कहाँ गया, कोरम हो गया। यानी कि कुल सदस्यों की का जितना भी होगा 1/10 यानी कि 10%। लोकसभा में टोटल सीट होता है 550, तो उसका 10% होगा 55। यानी कि लोकसभा में अगर 55 आदमी आ गए तो हमारा बैठक स्टार्ट हो जाएगा, और राज्यसभा में अगर 25 आदमी आ गए, क्योंकि राज्यसभा में मैक्सिमम होता है 250, तो 250 का 10% आपको कितना होगा, 25 आदमी आ गए तो राज्यसभा का बैठक स्टार्ट हो जाएगा। तो ये कोरम देखा जाता है, लोकसभा में 55 है कि नहीं और राज्यसभा में 25 है कि नहीं। ये देखेंगे कौन, पीठासीन अधिकारी। लोकसभा में हमारे पीठासीन अधिकारी होते हैं लोकसभा के स्पीकर यानी कि अध्यक्ष, और राज्यसभा में होते हैं राज्यसभा के सभापति यानी कि हमारे उपराष्ट्रपति। आगे बात करते हैं, लेम डक सेशन किसको बोलते हैं। लेम डक सेशन, नई लोकसभा, मान लीजिए कि पुराना लोकसभा खत्म होने वाला है और नया लोकसभा बनने वाला है, तो पुराना लोकसभा अपना लास्ट सेशन करेगा ना। नई लोकसभा के निर्वाचित होने के बाद पिछली लोकसभा का अंतिम सत्र जो कहलाता है वो लेम डक सत्र कहलाता है, लेम डक सेशन। अब देखिए, और ऐसा मंत्री, कुछ ऐसा मंत्री होता है जो मान लीजिए 2019 से 2024 तक कोई लोकसभा चला, तो 2024 का लास्ट में एक सत्र चलेगा, उस सत्र में को बोलते हैं लेम डक सेशन, लेम डक सेशन। क्योंकि और देखिए, कुछ ऐसे मंत्री होंगे जो 2024 के चुनाव में फिर से मंत्री बन जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे मंत्री होंगे जो फिर से मंत्री नहीं बन, यानी फिर से वो जीत नहीं पाएंगे। तो जो जीत नहीं पाएंगे उसको बोलेंगे लेम डक। कहाँ के, लेम डक। यानी कि लोकसभा के ऐसे सदस्य जो नई लोकसभा में दोबारा नहीं चुने जाते हैं उनको लेम डक कहा जाता है। यानी जो दोबारा चुन गए वो बेचारे लेम डक नहीं हैं, ठीक है, लेकिन जो दोबारा नहीं चुने जाते हैं उनको लेम डक कहा जाता है, और अंतिम सेशन को लेम डक सेशन कहा जाता है। ये छोटा मोटा टॉपिक है, एग्जाम में पूछेगा, आपसे प्रश्न छूटना नहीं चाहिए। मैं नहीं चाहता कि कोई भी कमी बचे। संसद की भाषा की बात करें तो संसद में दोनों भाषा होती है, इंग्लिश और हिंदी, दोनों भाषा में संबोधित किया जाता है। पहला 15 वर्ष यानी कि जब हमारा संविधान बना उसका पहला 15 वर्ष जो था केवल इन्हीं दोनों भाषा का प्रयोग होता था, केवल इंग्लिश और हिंदी यही दोनों भाषा का प्रयोग होता था। लेकिन राजभाषा अधिनियम आया 1963 में, आपको ये ईयर याद रखना है। राजभाषा अधिनियम कब आया, 1963 में। राजभाषा आयोग का पहला अध्यक्ष कौन था, बीजी खेर, ये भी आपको याद रखना नाम। राजभाषा आयोग का पहला अध्यक्ष बीजी खेर। राजभाषा आयोग किस में है, आर्टिकल 343 में, 44 में, कमेंट करके बताइएगा आप लोग, कमेंट करके बताइएगा। और देखिए, ये जो राजभाषा अधिनियम 1963 में आया, इसमें क्या किया कि सदस्यों को अपनी मातृभाषा में संबोधित करने की अनुमति हो गई। यानी कि कोई चाहे तो मैथिली में भी वहाँ पर भाषण दे सकता है। इसके लिए क्या होगा, वहाँ पर एक ट्रांसलेटर होगा, अनुवादक होगा। हर भाषा का अपना एक अनुवादक होगा जो संसद में काम करेगा। आगे बात करते हैं, मंत्री महान्यायवादी के अधिकार। देखिए, मंत्री और महान्यायवादी जो होते हैं वो सदनों की संयुक्त बैठक और समितियों में बोलने और भाग लेने का अधिकार है, लेकिन उनको मतदान का अधिकार नहीं है। कौन सा आर्टिकल है बताइए महान्यायवादी के लिए, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और यही महाधिवक्ता के लिए भी यही चीज़ है। राज्य में महाधिवक्ता को भी राज्य के संयुक्त बैठक में या समितियों में भाग लेने का अधिकार है, लेकिन क्या बोलते हैं, बोलने का अधिकार है, लेकिन उनको वोट देने का अधिकार। ये महाधिवक्ता के लिए कितना आर्टिकल है वो कमेंट करके बताइएगा। यानी कि महान्यायवादी के लिए और महाधिवक्ता के लिए कितना आर्टिकल है वो दोनों कमेंट करके बताइएगा। अब आते हैं पार्लियामेंट में होता क्या है, इसको समझते हैं इस मैप के द्वारा। ये जो मैप है इसमें आपको अच्छे समझ में आएगा। 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे। 11 से स्टार्ट होता है, 6 पर ख़त्म होता है। 6 पर ख़त्म होगा लोकसभा के लिए और 5 पर ख़त्म होगा राज्यसभा के लिए। यानी कि राज्यसभा 1 घंटे पहले समाप्त होता है। लोकसभा की बात करें तो 11 से 12 घंटे बजे का जो टाइम है, 11 से 12 के बीच का टाइम, इसको बोलते हैं प्रश्नकाल, क्वेश्चन आवर। यानी कि यहाँ पर प्रश्न पूछे जाते हैं। 12 से 1 के बीच का टाइम को बोलते हैं शून्यकाल, 0 आवर। अब पूछेगा 0 आवर क्यों बोलते हैं, 0 क्यों पड़ा। 12 को हम लोग लिखते हैं 0 0 और 0 0 ऐसे लिखते हैं, यानी कि सब 0 हो जाता है, इसीलिए इसको 0 आवर बोलते हैं। तो इसीलिए 0 आवर शून्यकाल, ठीक है। 1 से 2 के बीच में लोग लंच करते हैं, जो हमारे मंत्री लोग हैं या हमारे सदस्य हैं वो लंच करते हैं। 2 से लेकर 6 बजे तक लोकसभा में डिस्कशन होता है। गवर्नमेंट बिजनेस या लेजिस्लेटिव बिजनेस इसको बोलते हैं। इसमें लॉ बनेगा या फिर बजट को पास किया जाएगा, ठीक है। इसी बीच में 2 से 5 के बीच में या 2 से 6 के बीच में। राज्यसभा में यही 2 से 6 के बीच में होता है। 5 से 6 के बीच में केवल लोकसभा एक्टिव रहती है, राज्यसभा यहाँ पर एक्टिव नहीं रहती है। अब एक एक करके पढ़ते हैं। क्वेश्चन आवर कब होगा, संसदीय बैठक का पहला घंटा, यानी कि 11 बजे से लेकर 12 बजे तक जो होगा वो पहला घंटा होगा, वो क्या कहलाता है, क्वेश्चन आवर।
इसमें सदस्य प्रश्न पूछते हैं और मंत्री उसका रिप्लाई करते हैं। जो भी मंत्री होंगे उस सदस्य जो भी प्रश्न पूछेंगे उसका उनको आंसर देना पड़ेगा। इसमें 3 तरह का प्रश्न पूछा जाएगा। पहला स्टार्ड क्वेश्चन, यानी कि स्टार, जिसमें स्टार लगा हो, यानी कि तारांकित प्रश्न। तारा को बोलते हैं ना स्टार, तारा, आसमान में जो तारा दिखता है उसको स्टार बोलते हैं। तो स्टार्ड क्वेश्चन यानी कि तारांकित प्रश्न, इसमें क्वेश्चन के आगे, जैसे कोई भी हम लोग क्वेश्चन पूछेंगे उसके आगे स्टार लगा होगा, मतलब कि वो स्टार क्वेश्चन है। स्टार क्वेश्चन आप लोग कैसे पूछेंगे? आप लोग लिख के नहीं पूछेंगे, मुंह से पूछ लेंगे सामने, ओरल क्वेश्चन, मौखिक रूप से उत्तर देंगे। याद रखिए, अगर आप कोई भी क्वेश्चन का मौखिक उत्तर चाहते हैं तो आप उससे अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। यानी कि अगर आप किसी से, आपने कोई संसद का सदस्य है, वो किसी मंत्री से सवाल पूछ रहा है, मुंह से सवाल पूछा तो मुंह से ये रिप्लाई किया, तो उस रिप्लाई के बदले वो फिर से सवाल पूछ सकता है, अनुपूरक प्रश्न बोलते हैं उसको। फिर जवाब देगा, फिर प्रश्न पूछ सकता है, यानी कि इसमें मंत्री को अनुपूरक प्रश्न का जवाब देना इसमें पड़ता है। लेकिन एक होता है अनस्टार्ड क्वेश्चन, यानी कि अतारांकित प्रश्न। अतारांकित प्रश्न क्या होता है? आपको मुंह से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, वो लिख के पूछेगा, बोले आप हमको लिख के आंसर दीजिए, लिखित उत्तर उसको चाहिए। तो जब आपको लिखित क्वेश्चन देगा, यानी कि उसमें लेट लगेगा आपको, तो वहाँ पर अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछ सकता है। मान लीजिए आपसे एक क्वेश्चन पूछा लिख के, आप उसका लिख के जवाब दिए, दूसरा क्वेश्चन पूछेगा, दूसरा क्वेश्चन जवाब दिए, लिखने में आपको तो 2 घंटा लग जाएगा, आपको संसद का जो 1 घंटा पार हो जाएगा। तो वहाँ पर आपको एक ही प्रश्न पूछ सकते हैं, यानी कि अनस्टार्ड क्वेश्चन में आप अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं। एक जो क्वेश्चन पूछना आप लिख के दे दीजिए, वो लिख के आंसर दे देगा। अनुपूरक प्रश्न आप नहीं पूछ सकते हैं। अनुपूरक क्वेश्चन केवल स्टार्ड क्वेश्चन यानी कि तारांकित प्रश्न पूछ सकते हैं। एक क्वेश्चन होता है शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, अल्प सूचना प्रश्न। ये आपको बिहार दरोगा के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। बिहार दरोगा का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है कि शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन जो है ये कितना दिन पहले सूचना देना पड़ता है? तो 10 दिन पहले। यही प्रश्न पूछा था एग्जाम में। अब देखिए इसको समझते हैं ये होता क्या है। इस प्रकार के प्रश्नों के अंतर्गत सार्वजनिक महत्व और अत्यावश्यक प्रकृति के मामलों पर विचार किया जाता है। सार्वजनिक महत्व का मामला कौन होगा? जैसे कोई पुल गिर गया, तो सार्वजनिक महत्व का मामला है। कहीं पर कोई सड़क बनाना है, कहीं पर कोई नाला बनाना है, कहीं पर कोई स्कूल बनाना है, कहीं पर कोई हॉस्पिटल बनाना है, कहीं महिला सुरक्षा का बात है, कहीं पर महिला सुरक्षा की बात उठ गई, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। या कोई रूल ऐसा दिख रहा है कि नहीं यहाँ पर इस तबके का शोषण हो रहा है, यहाँ पर ये चीज़, यहाँ पर पेड़ इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा हो रहा है, पेड़, मौसम ख़राब हो रहा है, टेम्परेचर, क्लाइमेट चेंज, ये सब क्लाइमेट चेंज वगैरह का बात होगा। या कुछ भी ऐसा फॉरेस्ट का कंजर्वेशन का बात होगा, या फिर ओशियन कंजर्वेशन का बात होगा, बायोडाइवर्सिटी का बात होगा, ठीक है, इस टाइप का कोई भी बात हो, मेडिकल फैसिलिटी का बात होगा, स्पोर्ट्स का बात होगा, कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक का बात होगा, तो उसको शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन या अल्पकालिक प्रश्न के अंतर्गत उसको लाते हैं। ठीक है, और इसमें 10 दिन पहले आप उसको नोटिस दीजिएगा कि हमको इसका आंसर चाहिए। और इसका आंसर वो कैसे देगा? वो मौखिक रूप से आंसर देगा, लिख के आंसर नहीं देगा, मौखिक रूप से आंसर देगा, मुंह से आंसर दे देगा आपको। तो ये 3 प्रकार के प्रश्न हैं, आपको तीनों प्रश्न आपको याद रखना है। इसको क्वेश्चन आवर बोलते हैं, यानी कि पहला 11 से 12 के बीच में ये प्रश्न पूछा जाएगा। उसके बाद आता है 0 आवर यानी कि शून्यकाल। इसको 0 आवर बोलते हैं। 0 आवर क्योंकि 0 आवर 12 से 1 के बीच का समय होता है। 12 बजे को हम लोग 00/00 भी लिखते हैं, इसीलिए इसको 0 आवर भी बोलते हैं। यह एक इनफॉर्मल तरीका है जिसमें सांसद लोक महत्व के मामले जैसे कि बाढ़ हो गया, भूकंप हो गया, सूखा हो गया, महिला सुरक्षा, इसी से संबंधित प्रश्न बिना किसी पूर्व नोटिस के पूछ सकते हैं। देखिए, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन और 0 आवर में अंतर क्या है? 0 आवर में जो आप क्वेश्चन पूछते हैं, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन पूछते हैं उसमें आपको 10 दिन पहले नोटिस देना पड़ता है। और वो शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो 11 से 12 बजे के बीच में पूछा जाएगा। ठीक है, और 10 दिन पहले नोटिस, 10 दिन पहले आपको नोटिस देना पड़ेगा। तो लोग क्या समझते हैं आसान, छोड़ो शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। क्यों नहीं पूछेंगे? 10 दिन पहले नोटिस दीजिएगा, 10 दिन बाद वो जवाब देगा, क्या फ़ायदा। इसीलिए लोग 0 आवर में क्वेश्चन पूछ देते हैं। फट से क्वेश्चन पूछे, फट से उसको आंसर चाहिए। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसमें कोई पूर्व नोटिस का आवश्यकता नहीं पड़ता है। याद रखिएगा, रूल्स ऑफ प्रोसीड्योर में इसका जिक्र नहीं है। जो हमारे संसद का रूल्स ऑफ प्रोसीड्योर होता है, कार्रवाई का जो नियम होता है, उसमें इसका कोई जिक्र नहीं है। ये अनऑफिशियली 1962 से स्टार्ट किया गया है। अब लोग इसको स्टार्ट करते हैं, पूछते हैं लंच से 1 घंटा पहले क्या करेगा? 1 से 2 के बीच में लंच होता है, उससे पहले क्या करेगा? यही प्रश्न पूछेगा, जो महत्वपूर्ण सवाल है वो पूछेगा। तो हो गया 0 आवर। देखिए, प्रश्नकाल और शून्यकाल इसका जिक्र संविधान में नहीं है, परंतु आर्टिकल 75 में एक बात कहा गया है जिसके कारण जो संसद है वो बोलते हैं कि हाँ ये लीगल है। क्यों लीगल है? आर्टिकल 75 में कहा गया है कि संसद में प्रश्न पूछना सदन और सदस्य का संवैधानिक अधिकार है। इसी के तहत प्रश्नकाल और शून्यकाल स्टार्ट कर दिया गया है। ठीक है, नहीं तो इसका संविधान में कोई जिक्र नहीं था। आर्टिकल 75 में बस इतना बोला गया था कि संसद में
प्रश्न पूछना सदन के सदस्यों का संवैधानिक अधिकार है। बस प्रश्न पूछना है तो स्टार्ट हो गया प्रश्नकाल और शून्यकाल। ठीक है, प्रश्नकाल हो गया आपका 11 से 12, लिख ही देते हैं। प्रश्नकाल कहाँ से कहाँ तक हो गया बताइए? 11 से 12 और शून्यकाल आपको 12 से 1। ठीक है, अब आ जाता है हम लोग मोशन, प्रस्ताव किसको बोलते हैं। सारा चीज़ जो मैं बता रहा हूँ आपको एक एक टॉपिक को याद रखना बढ़िया से। प्रस्ताव किसको बोलते हैं? देखिए, सदन के सामान्य लोक महत्व के मामलों पर चर्चा करने के लिए ये मोशन लाया जाता है, कोई प्रस्ताव लाया जाता है। ये प्रस्ताव 3 प्रकार के होते हैं, मौलिक प्रस्ताव, स्थानापन्न प्रस्ताव और गौण प्रस्ताव। इसको ज़्यादा डिटेल में पढ़ना जरूरी नहीं पूछता है, बस इसका प्रकार आपसे पूछ सकता है। प्रस्ताव कितना तरह का होगा? तो 3 तरह का होगा, मौलिक, स्थानापन्न और गौण। ज़्यादा डिटेल में पढ़िएगा तो यूपीएससी का तैयारी हो जाएगा, छोड़ दीजिए, इतना ही जानिए। सेंसर मोशन, क्लोजर मोशन, समापन प्रस्ताव क्या होता है? कोई भी बहस चल रहा है संसद में, उसको समाप्त करना है। बहस को कम करने के लिए, समाप्त नहीं, कम करने के लिए, बहस को कम करने के लिए समापन प्रस्ताव लाया जाता है। ये 4 प्रकार का होता है, सरल समापन प्रस्ताव, समूहीकृत समापन प्रस्ताव, कंगारू और गिलोटिन। देखिए, कंगारू और गिलोटिन अगर मन करे आप लोग साइड से जाकर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसका 4 प्रकार, समापन प्रस्ताव 4 प्रकार का होता है, सरल, समूहीकृत, कंगारू और गिलोटिन। कंगारू और गिलोटिन आप एक बार जाके देख लीजिएगा। डायलेटरी मोशन यानी कि विलंब करना है, इसमें विलंबकारी प्रस्ताव, बहस को स्थगित करने का प्रस्ताव, बहस को खत्म कर दीजिए एकदम। सदन की प्रगति को धीमा, सदन बहुत स्पीड में चल रहा है, क्वेश्चन बहुत तेजी में चल रहा है, मान लीजिए एक प्रश्न पूछा तुरंत आंसर दिया, लेकिन लोग चाहते हैं कि धीरे धीरे बहस हो। बहस इतना तेजी से हो रहा है कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, तो बहस को धीरे करेगा, सदन की प्रगति को धीमा करेगा, इसके लिए डायलेटरी मोशन आता है। इसमें अध्यक्ष बोलेंगे ए धीरे धीरे, उसको धीरे करेगा, धीरे धीरे प्रश्न पूछिए एक एक करके, दूर जो अगल बगल वाले वो हल्ला ना करे, जो मेन मुद्दा से नहीं भटके, ऐसा करके समझाया जाता है। प्रिविलेज मोशन, विशेषाधिकार प्रस्ताव क्या होता है? सदस्य द्वारा विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव होता है। इसमें मंत्री की निंदा की जाती है। कोई भी सदस्य का अगर विशेषाधिकार का हनन हुआ तो जाएगा मंत्री के पास जाएगा और मंत्री को क्या करेंगे? निंदा करेंगे। कॉलिंग अटेंशन मोशन यानी कि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, ये क्या होता है? मंत्री का ध्यान अविलंबनीय लोक महत्व के मामलों पर केंद्रित करने के लिए ये प्रस्ताव लाया जा रहा है। जैसे अकाल हो गया, भूकंप हो गया, महामारी हो गया, इमरजेंसी हो गया, पुल गिर गया, महिला सुरक्षा का बात हो गया, ये सारा चीज़ कॉलिंग अटेंशन मोशन में आएगा। ठीक है, ध्यानाकर्षण, ध्यान एक महत्वपूर्ण विषय पर ले आना, यही होता है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। भारतीय नवाचार के दृष्टिकोण से ये 1954 से स्टार्ट किया गया है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। और याद रखिएगा, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जो है ये अविश्वास प्रस्ताव से भिन्न है। यही बीपीएससी क्वेश्चन पूछा था, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव क्या है? ये अविश्वास प्रस्ताव से भिन्न है। ठीक है, विशेषाधिकार प्रस्ताव में भी आपको निंदा होती है और निंदन प्रस्ताव में भी निंदा होती है। देखिए, दोनों में निंदा होती है। प्रिविलेज मोशन में भी मंत्री की निंदा होती है, लेकिन निंदा होने का रीजन अलग है। प्रिविलेज मोशन में निंदा इसलिए होती है क्योंकि संसद को उसका विशेषाधिकार नहीं दिया गया, उसका हनन किया गया। लेकिन निंदन प्रस्ताव में क्या होता है? आपको खुलेआम किसी मंत्री पर आरोप लगाया जाता है। जैसे सरकार किसी खास पॉलिसी या एक्शन की निंदा की जाती है, सरकार कोई पॉलिसी अच्छा नहीं लाया, कोई गलत काम कर दिया, है ना। एक बार नीतीश कुमार सदन में खड़े होकर कुछ गलत बोल दिए थे, भाषण दे दिए थे, तो उन पर निंदन प्रस्ताव लाया गया था और उनको माफ़ी मांगनी पड़ी थी अगले दिन, क्योंकि मैंने जो कहा था उसके लिए मुझे माफ़ी मांगनी पड़ेगी। ये निंदन प्रस्ताव आता है। या किसी इंडिविजुअल मंत्री के ऊपर भी लाया जा सकता है। कोई मंत्री अगर खराब काम करा उसके, जैसे सम्राट चौधरी पर ला सकते हैं, या किसी भी मंत्री पर जो कुछ गलत कर रहे हैं उस पर ला सकते हैं, है ना। लाया जा सकता है मंत्रिपरिषद या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पूरा मंत्रिपरिषद पर भी ला सकते हैं, यानी कि एक इंडिविजुअल मंत्री पर भी ला सकते हैं और मंत्रिपरिषद पर भी ला सकते हैं। उसकी निंदा करते हैं, यानी कि उसको हम लोग गलत भला बुरा कहते हैं, ठीक है, निंदा करते हैं, उसका सरेआम बेइज्जती करते हैं। लेकिन याद रखिएगा, निंदन प्रस्ताव में सरकार गिरती नहीं है। जिस आदमी का आप लोग निंदा करिएगा वो मंत्री ही रहेगा, ठीक है, वो मंत्री से हटेगा नहीं। यानी कि यदि लोकसभा में यह पास हो जाए निंदन प्रस्ताव, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को त्यागपत्र देने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं कि उसको त्यागपत्र देना पड़े। ठीक है, निंदन हो गया, आप अपना फिर से काम कीजिए, अगले बार से हाँ ये गलती नहीं करेगा, माफ़ी मांग लीजिए, आगे बढ़ जाइए। तो निंदन प्रस्ताव नीतीश कुमार पे भी लाया गया था। आगे बात करते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव। इसका जिक्र आर्टिकल 75 में है। अविश्वास प्रस्ताव जब भी पारित हो जाता है, इसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, पूरी मंत्रिपरिषद को, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री को भी त्यागपत्र देना पड़ता है। यदि इसे लोकसभा में पेश करने के लिए किसी खास रीजन की जरूरत नहीं पड़ती, कोई रीजन का जरूरत नहीं है। आपको लग रहा है कि सरकार जो है, मान लीजिए अभी बीजेपी और एनडीए मिलकर सरकार बना रही है, कहाँ पर? बिहार में।
ठीक है, बना रही है। अगर एनडीए पीछे हट जाए तो बीजेपी गिर जाएगी, या बीजेपी पीछे हट जाए तो एनडीए गिर जाएगी। तो वो होता है अविश्वास प्रस्ताव, यानी कि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा। राज्य में मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा। जैसे भारत में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद होगा तो बिहार में यही सीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो जाएगा। इसको त्यागपत्र देना पड़ेगा। लेकिन याद रखिएगा, अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के लिए जो विपक्ष होता है या लोकसभा है, उसका 50 मेंबर का न्यूनतम जरूरत पड़ता है। वो 50 मेंबर बोलेगा हाँ ये गिर जाएगा सरकार, अविश्वास प्रस्ताव हम लाना चाहते हैं, और अविश्वास प्रस्ताव 50 मेंबर मिलके उसको ले आएगा। और अगर वो पारित हो गया, यदि वो पास हो गया कि हाँ हम अपना पूरा जो बहुमत है वो नहीं दिखा पा रहे हैं, 50% से एक सीट ज़्यादा बहुमत नहीं दिखा पा रहे हैं, तो प्रधानमंत्री के साथ साथ संपूर्ण मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। यह है अविश्वास प्रस्ताव। बीपीएससी में क्या प्रश्न पूछा था कि ये ध्यानाकर्षण प्रस्ताव क्या है। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जो है वो अविश्वास प्रस्ताव से भिन्न है, यही प्रश्न। तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है, एकदम अलग है भाई, ये अलग है वो अलग, तो सबको पता है। अब आते हैं हम लोग बहुमत के प्रकार। बहुमत कितने प्रकार के होते हैं? बहुमत 4 प्रकार का होगा। साधारण बहुमत, प्रभावी बहुमत, पूर्ण बहुमत और विशेष बहुमत। ठीक है, ऐसे बहुमत का मतलब हम लोग क्या जानते हैं? 50% से एक ज़्यादा। ठीक है, 50% से जस्ट अगला नंबर वो होता है बहुमत। ठीक है, साधारण बहुमत किसको बोलेंगे? उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत, यानी कि जो उसमें वैकेंट है, जो खाली सीट है वो काउंट नहीं होगा, और जो एब्सेंट है, मान लीजिए उस दिन उपस्थित नहीं है, वो भी काउंट नहीं होगा, अनुपस्थित है वो भी काउंट नहीं होगा, यानी कि केवल जो उपस्थित हो रहे हैं और जो वोट दे रहे हैं बस वही काउंट होगा, उसका बहुमत साधारण बहुमत कहलाएगा। प्रभावी बहुमत क्या होता है कि जो भी वैकेंट सीट है उसको भी काउंट कर लेंगे, नहीं सॉरी, जो एब्सेंट है उसको काउंट कर लेंगे, वैकेंट को काउंट नहीं करेंगे, यानी कि रिक्त सीटों को छोड़कर प्रभावी संख्या का बहुमत, यानी कि जो भी लोग उपस्थित हैं, मतदान कर रहे हैं, या जो एब्सेंट भी हैं उसको भी काउंट कर लेगा, लेकिन वैकेंट सीट को काउंट नहीं करेगा। इसमें केवल वैकेंट काउंट नहीं होगा, देखिए यहाँ लिख देते हैं, लाल पेन से लिखते हैं, इसमें वैकेंट काउंट नहीं होगा लेकिन एब्सेंट काउंट हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं पूर्ण बहुमत क्या होता है? कुल सीटों का बहुमत, यानी कि यहाँ पर वैकेंट भी काउंट हो जाएगा, देखिए यहाँ पर वैकेंट सीट भी काउंट हो जाएगा और एब्सेंट भी काउंट हो जाएगा, एब्सेंट भी काउंट हो जाएगा। और विशेष बहुमत क्या होता है कि जो भी सीट है उसका बहुमत, कुल सदस्यों का बहुमत तो होगा ही, प्लस जो उपस्थित और मतदान करने वाले हैं उसका 2/3, दोनों हो जाता है विशेष बहुमत। ठीक है, तो ये 4 प्रकार का बहुमत है, आपको याद रखना है। राज्यसभा में अगर हम लोग पूर्ण बहुमत की बात करें 123 होती है, और लोकसभा में बात करें तो 273 होती है। ये फिक्स है, इसको याद कर लीजिए, ये फिक्स है, इसको याद रख लीजिए। ठीक है, अब साधारण बहुमत का प्रयोग कहाँ कहाँ होगा, पूर्ण बहुमत का प्रयोग कहाँ कहाँ होगा, प्रभावी बहुमत का प्रयोग कहाँ कहाँ होगा, और विशेष बहुमत का प्रयोग कहाँ कहाँ होगा, ये अगर चारों आपने रट लिया, समझिए एक प्रश्न आपका, एक क्वेश्चन आपको कोई नहीं काट सकता पॉलिटी में। किस जगह पर आपको साधारण बहुमत का प्रयोग होगा, किस जगह पर पूर्ण बहुमत का प्रयोग होगा, किस जगह पर प्रभावी बहुमत का प्रयोग होगा, किस जगह विशेष बहुमत का प्रयोग होगा। अगर आपने इसको याद कर लिया, पॉलिटी में आपको कोई हिला नहीं पाएगा। ये टफ है और इसी को याद रखना है, यही टफ है, यही आपका मूल मंत्र है। जैसे देखिए, साधारण बहुमत, अगर कोई साधारण विधेयक है उसको पारित करने के लिए साधारण बहुमत चाहिए, फिर धन विधेयक को पारित करने के लिए चाहिए, वित्तीय विधेयक को पारित करने के लिए चाहिए, राज्य में अगर आपातकाल या राष्ट्रपति शासन या वित्तीय आपातकाल, कोई भी तीनों इमरजेंसी में भी कोई इमरजेंसी लगाना है, उसका घोषणा करना है, वहाँ पर भी साधारण बहुमत का जरूरत पड़ेगा। आपातकाल को समाप्त करने के लिए भी आपको साधारण बहुमत का जरूरत पड़ेगा। धन्यवाद प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, ये सब प्रस्ताव लाने के लिए साधारण बहुमत चाहिए। लोकसभा और राज्य विधानसभा के अध्यक्ष को और उपाध्यक्ष को हटाने के लिए, सॉरी निर्वाचन करने के लिए, हटाने नहीं निर्वाचन करने के लिए, यानी कि लोकसभा का अध्यक्ष का बात करें या राज्य विधानसभा का अध्यक्ष का बात करें या उपाध्यक्ष का बात करें, उसका निर्वाचन करना है तो साधारण बहुमत। ठीक है, राज्यसभा के उपसभापति का बात करें, उसका भी चुनाव करना है तो साधारण बहुमत। राज्य विधानमंडलों द्वारा संविधान संशोधन विधेयक के अनुसमर्थन करने के लिए भी आपको साधारण बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। ये साधारण बहुमत का 9 प्रकार था, आप लोग देख लिए। अब आते हैं पूर्ण बहुमत का प्रयोग कहाँ कहाँ हो सकता है। देखिए, संसद के किसी भी सदन के कानून को पारित करने के लिए इसका उपयोग नहीं किया जाता है। संसद का अगर कोई भी कानून पारित करना है तो उसके लिए इसका उपयोग नहीं कर, पूर्ण बहुमत का प्रयोग नहीं करेंगे। इसका प्रयोग आम चुनाव में कहाँ होगा, देखिए यहाँ टिक मार, आम चुनाव में किया जाता है। जैसे राज्य या केंद्र सरकार के चुनाव में पूर्ण बहुमत प्राप्त करने वाली पार्टी ही सरकार बनाती है,
जो पूर्ण बहुमत प्राप्त करेगी टोटल सीट का, इसमें वैकेंट सीट वूट नहीं भी देखा जाता है, यानी कि इसमें वैकेंट भी काउंट होगा, एब्सेंट भी काउंट होगा, टोटल सीट काउंट होगा, यहाँ पर केवल पूर्ण बहुमत। यानी कि समझिए जो भी आम चुनाव हो रहा है, या तो विधानसभा या केंद्र, क्या बोलते हैं, विधानसभा का चुनाव या लोकसभा का चुनाव, आम चुनाव में इसका यूज होगा, तो पूर्ण बहुमत केवल एक जगह यूज होगा, आम चुनाव। तो यहाँ की पूर्ण बहुमत में लिख दीजिए कहाँ पर यूज होगा, केवल आम चुनाव में यूज होगा, बस, और कहीं आपको याद नहीं रखना है, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो या राज्यसभा का चुनाव हो, जो भी पार्टी को जीतना है उसको पूर्ण बहुमत लाना होगा। आगे बात करते हैं प्रभावी बहुमत क्या होता है। प्रभावी बहुमत आर्टिकल 67 का बी में यूज होता है, जैसे उपराष्ट्रपति यानी कि राज्यसभा के सभापति को हटाने के लिए। और ये प्रश्न आपको बार बार, प्रभावी बहुमत यानी कि एब्सोल्यूट मेजोरिटी इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट मेजोरिटी, एब्सोल्यूट मेजोरिटी बोलते हैं, मेजोरिटी, ठीक है। यानी कि अगर आप उपराष्ट्रपति को हटाना चाहते हैं तो आपको आर्टिकल 67 का बी का प्रयोग करना होगा, और वहाँ पर प्रभावी बहुमत से ये हटेगा। प्रभावी बहुमत में जो वैकेंट सीट है वो काउंट नहीं होगी, लेकिन एब्सेंट सीट काउंट हो जाएगी। देखिए यहाँ पर वैकेंट सीट काउंट नहीं होगी, लेकिन एब्सेंट सीट काउंट होगी, ठीक है। रिक्ति को छोड़कर बाकी सब काउंट होगा। लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाने के लिए, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को चुनने के लिए साधारण बहुमत, देखिए लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को चुनने के लिए साधारण बहुमत, लेकिन हटाने के लिए प्रभावी बहुमत, यानी कि उपराष्ट्रपति को हटाइए या लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष को हटाइए, वो भी सेम हो जाएगा। अब राज्य विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाने के लिए आर्टिकल 179 का सी में भी प्रभावी बहुमत का यूज होगा, ठीक है। आर्टिकल 94 का सी के तहत आप लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाएंगे, वहाँ पर भी प्रभावी बहुमत का यूज होगा। देखिए एक चीज़ हम गलती बताए थे आपको पिछले वीडियो में, जो गलती से हम गलती बता दिए थे, लोकसभा अध्यक्ष जब हम पढ़ा रहे थे तो आर्टिकल 63 हम वहाँ पर लिख दिए थे। लोकसभा अध्यक्ष में आर्टिकल 63 नहीं होगा, आर्टिकल 93 होगा, यहाँ सुधार कर लीजिएगा, आर्टिकल 93 यूज होगा। देखिए यहाँ पर सुधार कर लीजिएगा आप लोग, हम यहाँ लिख दिए हैं। और हटाने के लिए 94 का सी, एब्सोल्यूट मेजोरिटी। तो ये चीज़ आप लोग सुधार लीजिएगा, इसलिए हम आपको अभी बता दिए कि वहाँ पे हमसे गलती हो गया था, उसको अभी सुधार लीजिए। आगे बात करते हैं, कहाँ गया, हाँ यहाँ पर थे। यानी कि उपराष्ट्रपति को हटाने में, लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष को हटाने में, राज्य विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाने में हम लोग प्रभावी बहुमत का यूज करते हैं। अब आते हैं विशेष बहुमत। संविधान संशोधन विधेयक जो कि आर्टिकल 368 इसका जिक्र करता है, इसमें जो भी हम लोग को पारित करना है वहाँ पर विशेष बहुमत का प्रयोग होगा। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए भी आपको विशेष बहुमत का प्रयोग करेगा। आर्टिकल 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए भी आपको विशेष बहुमत का जरूरत पड़ेगा। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त और कैग को हटाने के लिए महाभियोग का प्रयोग कीजिएगा, वहाँ पर भी आपको विशेष बहुमत का प्रयोग होगा। राज्य विधानसभा द्वारा संविधान के निर्माण या उन्मूलन पर प्रस्ताव पारित करने के लिए भी आपको विशेष बहुमत की जरूरत पड़ेगा। देश में राष्ट्रीय आपातकाल के विस्तार के लिए, देखिए राष्ट्रीय आपातकाल इमरजेंसी है, इमरजेंसी अगर लगाना है और हटाना है, इस दोनों के लिए आपको क्या होगा, साधारण बहुमत। लेकिन इमरजेंसी के विस्तार के लिए, इमरजेंसी को अगर आप बढ़ाइएगा, विस्तार कीजिएगा, तो क्या होगा, वहाँ पर विशेष बहुमत का प्रयोग होगा। तो देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। राष्ट्रीय आपातकाल, इमरजेंसी में भी कौन, 3 तरह का इमरजेंसी होता है, केवल राष्ट्रीय आपातकाल के विस्तार के लिए आपको विशेष बहुमत का प्रयोग पड़ेगा। आर्टिकल 249 यानी कि राज्य सूची के विषय पर राज्यसभा जो कानून बनाता है, वो कानून बनाने की शक्ति में भी हम लोग विशेष बहुमत का प्रयोग करते हैं, ना कि और किसी भी बहुमत का। ये सारा चीज़ आप लोग याद रखिएगा, इससे ज़्यादा प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा, ठीक है। भारत की संसद राष्ट्रहित में राज्य सूची पर में किसी भी मद पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त करता है यदि इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दिया जाए। लोकसभा अपनी कुल सदस्यता के लिए एक साधारण बहुमत से नहीं, साधारण बहुमत का प्रयोग होगा ही नहीं, गलत हो गया। लोकसभा कुल सदस्यता के कम से कम 2/3 तो होता ही है, प्लस सभी मतदान, देखिए सभी राज्यसभा में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के में कम से कम 2/3। देखिए राज्य सूची में कानून बनाएंगे तो लोकसभा का बातें नहीं, तो लोकसभा गलत हो गया, दोनों गलत हो। लोकसभा का काम ही नहीं है, वहाँ राज्यसभा का काम होगा। राज्य सूची पर कानून बनाएगा राज्यसभा आर्टिकल 249 के तहत, तो पहला और दूसरा गलत हो गया। अब राज्यसभा सी और डी में देखते हैं। राज्यसभा अपनी कुल सदस्य का साधारण बहुमत, तो गलत, साधारण बहुमत नहीं होगा, विशेष बहुमत होगा। ये 249 क्या बोलता है, विशेष बहुमत यानी कि 2/3, विशेष बहुमत यानी कि 2/3, 2/3, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, राज्यसभा में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3, तो यहाँ पे चौथा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। और इस टाइप का प्रश्न पूछेगा 99% लोग गलती करेंगे, और ये बेसिक प्रश्न है और आपको इसके लिए डीप नॉलेज होना चाहिए।
अब हम लोग पढ़ते बिल यानी कि विधेयक के बारे में पढ़ेंगे। बिल यानी कि विधेयक। विधेयक एक ड्राफ्ट यानी कि प्रारूप है। इज़ ए प्रपोजल फॉर लेजिस्लेशन। ठीक है, जब यह दोनों सदन से पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास अप्रूवल के लिए जाता है। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले तो कोई भी बिल दोनों सदन में जाएगा, लोकसभा या राज्यसभा। वहाँ से पास होने के बाद वो राष्ट्रपति के पास जाता है, राष्ट्रपति के पास अप्रूवल के लिए जाता है। जब किसी बिल पर राष्ट्रपति का अनुमोदन प्राप्त हो जाता है, अप्रूवल मिल जाता है, तो वो बिल जो है वो एक्ट बन जाता है, यानी कि कानून या अधिनियम बन जाता है। बिल को ही हिंदी में बोलते हैं विधेयक, यानी कि कोई विधेयक अधिनियम कब बनेगा, जब उस पर राष्ट्रपति का मोहर चढ़ जाएगा। राष्ट्रपति का मोहर लास्ट में चढ़ेगा, क्योंकि सबसे पहले दोनों सदन से पास होगा, लोकसभा और राज्यसभा। पास होने के बाद राष्ट्रपति साइन कर दिए, उसके बाद वो बन जाएगा अधिनियम या कानून। बिल दो तरह का होता है, एक तो गवर्नमेंट बिल या प्राइवेट बिल। ठीक है, गवर्नमेंट बिल को बोलते हैं सरकारी विधेयक, प्राइवेट बिल को बोलते हैं निजी विधेयक। देखिए, गवर्नमेंट बिल जब किसी बिल को कोई मंत्री लेकर आते हैं, ठीक है, जबकि प्राइवेट बिल जब किसी बिल को मंत्री के अलावा कोई अन्य सदस्य लेकर आते हैं तो उसको प्राइवेट बिल बोलते हैं, यानी कि निजी विधेयक। यानी कि सरकारी विधेयक किसको बोलेंगे, संसद में मंत्री के द्वारा पेश किया गया बिल सरकारी बिल कहलाता है। जबकि कोई मंत्री के अलावा कोई अन्य आदमी लाएंगे तो निजी विधेयक। तो ये गवर्नमेंट बिल क्या करता है, ये सरकार की नीतियों को दर्शाता है। प्राइवेट बिल सरकार की नहीं, किसी सदस्य की नीतियों या विचारों को दर्शाता है। जब भी किसी विधेयक को कोई मंत्री लाएंगे तो उसका अप्रूवल होने का चांस ज़्यादा रहता है, यानी कि अनुमोदन की संभावना अधिक होती है। जबकि किसी बिल को अगर कोई अन्य सदस्य लेकर आएंगे तो उसके अप्रूवल होने की संभावना कम रहती है, क्योंकि वो मंत्री नहीं है। ठीक है, अब मंत्री अगर कोई बिल को लेकर आएगा और वो अगर अप्रूव नहीं हुआ तो ज़्यादा दिक्कत है। अस्वीकृति के कारण क्या होता है, अगर मंत्री कोई बिल लेकर आया गवर्नमेंट बिल और वो पास नहीं हुआ तो त्यागपत्र देना पड़ जाएगा सरकार को, यानी कि संसद में विश्वास की कमी है। कोई एक मंत्री लेकर आ रहा है, दूसरा मंत्री उस पर भरोसा नहीं कर रहा है। ठीक है, यानी कि वो बिल में विश्वास की कमी है, तो सरकार को त्यागपत्र देना पड़ जाएगा। लेकिन प्राइवेट बिल मंत्री नहीं कोई अन्य सदस्य लेकर आ रहा है, यानी कि सरकार पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, यहाँ पर त्यागपत्र की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और गवर्नमेंट बिल के लिए कितना दिन पहले सूचना देना पड़ेगा, 7 दिन पहले सूचना देना पड़ेगा। प्राइवेट बिल के लिए 1 महीना पहले सूचना देना पड़ेगा। ठीक है, ये गवर्नमेंट बिल जो है संबंधित विभाग द्वारा विधि विभाग के परामर्श से तैयार किया जाता है, यानी कि जो लॉ डिपार्टमेंट है उस लॉ डिपार्टमेंट से इसका परामर्श चाहिए गवर्नमेंट बिल लाने के लिए। जबकि प्राइवेट बिल लाने के लिए संबंधित सदस्य द्वारा तैयार किया जाता है, इसमें किसी से परामर्श लेने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए, लोकसभा अगर विघटित हो जाता है, डिजॉल्व हो जाता है, तो कुछ ऐसे बिल होते हैं जो समाप्त नहीं होते हैं, कुछ ऐसे बिल होते हैं जो समाप्त हो जाते हैं। तो कैसे, देखिए उसको देखते हैं। विधेयक व्यपगत नहीं होंगे, यानी कि समाप्त नहीं होंगे। कौन कौन है, यदि दोनों सदनों द्वारा पारित होगा लेकिन राष्ट्रपति द्वारा सदनों के पुनर्विचार के लिए लौटाया नहीं गया होगा तो बिल जो है वो व्यपगत नहीं होगा। यानी कि मान लीजिए लोकसभा भी पास कर दिया, राज्यसभा भी पास कर दिया, ठीक है, और राष्ट्रपति के पास गया है, राष्ट्रपति उसको अगर पुनर्विचार के लिए भेज देगा तो ये समाप्त हो जाएगा। लेकिन राष्ट्रपति अगर पुनर्विचार के लिए नहीं भेजा है, अपने पास रखा हुआ है, तो वो बिल समाप्त नहीं होगा। ठीक है, यानी कि पुनर्विचार के लिए अगर लौटा दिया गया है, राष्ट्रपति दोनों सदन से पारित हुआ है और पुनर्विचार के लिए अगर लौटा दिया है तो वो समाप्त नहीं होगा। ठीक है, विधेयक अगर राज्यसभा में लंबित है, लोकसभा द्वारा पारित ही नहीं किया गया, मान लीजिए कोई विधेयक पहले राज्यसभा में स्टार्ट हुआ है, लोकसभा गया ही नहीं है, तो वो बिल समाप्त नहीं होगा। नया लोकसभा अगर बनकर आएगा तो नया लोकसभा में पारित होगा। ठीक है, विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित नहीं होगा, मानी कि राज्यसभा से भी पारित नहीं हुआ, लोकसभा से भी पारित नहीं हुआ, तो वो विधेयक समाप्त नहीं होगा। जब भी वो नया लोकसभा आएगा तो उससे पारित होगा, वो बिल समाप्त नहीं होगा। यदि राष्ट्रपति ने लोकसभा के विघटन से पहले संयुक्त बैठक बुलाने के लिए अधिसूचना जारी कर दी है तो, यानी कि अगर राज्यसभा से भी पारित नहीं हुआ है, लोकसभा से भी पारित नहीं हुआ है और राष्ट्रपति बोल रहा है कि हम संयुक्त बैठक बुलाएंगे, तो भी वो बिल समाप्त नहीं होगा। कोई बिल दोनों सदनों द्वारा पारित होगा लेकिन राष्ट्रपति की सहमति के लिए लंबित होगा तो वो भी समाप्त नहीं होगा। यानी कि इन 4 कंडीशन में कोई बिल समाप्त नहीं होगा। अब कोई बिल समाप्त कैसे हो जाएगा, यदि वो लोकसभा में लंबित है, तो लोकसभा में लंबित है तो नया लोकसभा अगर आएगा तो वो उस पर साइन करेगा, पुराना लोकसभा से उसको क्या मतलब है, तो वो समाप्त हो जाएगा। यदि बिल राज्यसभा में लंबित है लेकिन लोकसभा द्वारा पारित है, पुराना वाला लोकसभा पारित किया इसलिए वो बिल समाप्त हो जाएगा। ठीक है, पुराना लोकसभा पारित किया इसलिए वो बिल समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों तरीका है, इसको आप लोग याद रख लीजिएगा। विधेयक का प्रकार देखिए, वो तो विधेयक का प्रकार देखे थे गवर्नमेंट बिल और प्राइवेट बिल के अनुसार, लेकिन अब विधेयक का प्रकार देखेंगे
कुछ अन्य तरीक़ा से। साधारण विधेयक, मनी बिल, फाइनेंशियल बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, इस 4 प्रकार का हम लोग बिल को देखेंगे। सबसे पहले ऑर्डिनरी बिल यानी कि साधारण विधेयक। वित्तीय मामलों के अलावा कोई भी मामला होगा तो वो साधारण बिल कहलाता है, ऑर्डिनरी बिल कहलाता है। ऑर्डिनरी बिल किस तरह से? ऑर्डिनरी बहुमत से पास होता है। बहुमत 4 प्रकार का होता है, साधारण बहुमत से पास होगा ये साधारण बिल। और मनी बिल भी साधारण बहुमत से पास होता है। मनी बिल जैसे कराधान हो गया, टैक्सेशन, सार्वजनिक व्यय यानी कि पब्लिक एक्सपेंडिचर, इस टाइप का जो मामला होगा वो धन विधेयक यानी कि मनी बिल में आएगा। आर्टिकल 110 जो है वो मनी बिल के बारे में बोलता है और आर्टिकल 109 मनी बिल का प्रोसीड्योर के बारे में बताता है। मनी बिल के प्रोसीड्योर के बारे में बताता है, ठीक है। मनी बिल पर लोकसभा अध्यक्ष का हस्ताक्षर रहता है, यानी कि कोई बिल मनी बिल है कि नहीं वो कौन दर्शाएगा? लोकसभा अध्यक्ष बताएगा कि कोई बिल मनी बिल है कि नहीं। मनी बिल के केस में राष्ट्रपति को स्वीकृति देनी ही होगी। इस केस में राष्ट्रपति वीटो नहीं लगा सकता है, यानी कि राष्ट्रपति जो भी वीटो लगाता है वो मनी बिल पर नहीं लगा सकता है। फाइनेंशियल बिल का बात करें, वित्त विधेयक, तो ये आर्टिकल 117 के बोलता है। यह भी वित्तीय मामलों से संबंधित है, यानी कि मनी बिल भी आपका वित्तीय मामलों से संबंधित है और फाइनेंशियल बिल भी आपका वित्तीय मामलों से संबंधित है। फाइनेंशियल बिल के अंतर्गत मनी बिल आता है, यानी कि फाइनेंशियल बिल बड़ा है उसी के अंदर मनी बिल आता है, यानी कि सारे मनी बिल फाइनेंशियल बिल हैं लेकिन सारे फाइनेंशियल बिल मनी बिल नहीं है। ये प्रश्न पूछता है कि जितने भी धन विधेयक हैं, धन विधेयक जो होगा वो वित्त विधेयक होगा, लेकिन वित्त विधेयक धन विधेयक, सारे वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होंगे। ये प्रश्न पूछता है। सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होता है लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, यानी कि संविधान संशोधन विधेयक। संविधान के प्रावधानों के संशोधन से संबंधित है, यानी कि आर्टिकल 368 से संबंधित है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के मामले में संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है, यानी कि इसमें संयुक्त बैठक नहीं होगा, ठीक है। और मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, यानी कि अगर धन विधेयक का बात करें इसमें राष्ट्रपति वीटो नहीं लगा सकता है, तो राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक में भी वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता है, यानी कि चाहे वो धन विधेयक हो या संविधान संशोधन विधेयक हो, दोनों में राष्ट्रपति वीटो नहीं लगा सकता। अब एक एक करके पढ़ते हैं सभी बिल को, जितने भी ये चारों बिल हैं। ये तो शॉर्टकट तरीका से पढ़ा, अब इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। साधारण विधेयक यानी कि ऑर्डिनरी बिल लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी में भी पेश कर सकते हैं। मंत्री या गैर मंत्री सदस्य द्वारा पेश किया जाता है। मंत्री भी पेश कर सकते हैं, कोई गैर मंत्री भी पेश कर सकते हैं। इसमें राष्ट्रपति की कोई सिफारिश की आवश्यकता नहीं होती है, नॉर्मल बिल है, इसे राष्ट्रपति कोई पूर्व सिफारिश नहीं करेंगे। राज्यसभा द्वारा संशोधित या अस्वीकृत किया जा सकता है, यानी कि कोई बिल अगर लोकसभा से स्टार्ट हुआ राज्यसभा में जाता है तो राज्यसभा उसको पारित नहीं भी कर सकता है, या वो बोलेगा कि इसमें कुछ संशोधन की आवश्यकता है, वो संशोधित भी कर सकता है, अस्वीकृत भी कर सकता है, ठीक है। दूसरा, राज्यसभा मैक्सिमम 6 महीना तक रोक सकता है, यानी कि कोई बिल लोकसभा से अगर राज्यसभा में जाता है तो मैक्सिमम वो 6 महीना तक रोक सकता है। दोनों सदन अगर अनुमोदन दे दिया तो मान लीजिए लोकसभा से भी अनुमोदन मिल गया और राज्यसभा से भी अनुमोदन मिल गया, तब वो जाता है प्रेसिडेंट के पास, यानी कि राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति के पास अनुमोदन के लिए भेजा जाता है। गतिरोध की स्थिति में, यानी कि मान लीजिए लोकसभा और राज्यसभा में कुछ बात पर मैटर फंस गया, गतिरोध हो गया, तो गतिरोध की स्थिति में क्या करेगा? राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकता है, ठीक है। यदि कोई मंत्री पेश करे, यानी कि वो गवर्नमेंट बिल हो अगर, तो लोकसभा में अस्वीकृति पर सरकार को त्यागपत्र देना पड़ जाता है। यानी कि अगर इस साधारण विधेयक को कोई मंत्री पेश करे, गवर्नमेंट पेश करे, गवर्नमेंट बिल अगर हो, तो अगर लोकसभा में अस्वीकृति हो जाए, राज्यसभा में हो तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि लोकसभा उसको पास किया है, और लोकसभा में अस्वीकृति हो जाए यानी कि सरकार में विश्वास की कमी है, तो लोकसभा को सरकार को त्यागपत्र देना पड़ सकता है। पूरी प्रधानमंत्री सहित पूरी मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ सकता है। राष्ट्रपति द्वारा अगर अस्वीकार, अनुमोदित या पुनर्विचार तीनों किया जा सकता है, यानी कि लोकसभा से पास, राज्यसभा से पास, उसके बाद जाएगा कहाँ पर? राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति के पास 3 ऑप्शन है, पहला तो वो उसको स्वीकार कर ले, दूसरा वो उसको अस्वीकार कर दे, या वो उसको पुनर्विचार के लिए भेज दे। 3 ऑप्शन है, तीनों ऑप्शन वो साधारण बिल पे लगा सकता है। अब आते हैं धन विधेयक यानी कि मनी बिल। आर्टिकल 110 में इसका चर्चा है। इस मामले में लोकसभा को राज्यसभा से अधिक शक्ति प्राप्त है, यानी कि कोई भी बिल मनी बिल है कि नहीं ये लोकसभा डिसाइड करता है, लोकसभा का अध्यक्ष डिसाइड करता है। केवल निम्न मामलों में से संबंधित प्रावधान वाले बिल आपको मनी बिल में आते हैं, जैसे कर या टैक्स का मामला हो, जैसे अधिरोपण, उत्सादन, परिहार, परिवर्तन, विनियमन, ये सारे कर से संबंधित मामले धन विधेयक में आते हैं। धन उधार लेना, जैसे केंद्र सरकार द्वारा विनियमन, ये सब आपका मनी बिल में आता है। संचित निधि या आकस्मिक निधि की अभिरक्षा, जमा
एवं निकासी, ये भी आपका मनी बिल के अंतर्गत आता है। यानी कि संचित निधि से कोई पैसा निकाल रहे हैं तो उससे संबंधित कोई बिल है तो वो मनी बिल होगा। संचित निधि से धन का विनियोग करने का बात करें तो वो भी मनी बिल होगा। संचित निधि पर प्रभारित व्यय, घोषणा, वृद्धि, ये सब आपका मनी बिल होगा। लेखाओं की लेखा परीक्षा, ये भी आपको मनी बिल से संबंधित होगा। ये सारा मामला केवल और केवल लोकसभा में स्टार्ट किया जा सकता है, यानी कि मनी बिल केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है, इसको राज्यसभा स्टार्ट नहीं कर सकता है। केवल बिल मनी बिल है, कोई केवल नहीं, कोई बिल, देखिए इसको सुधार लेते हैं, कोई बिल मनी बिल है या नहीं यह लोकसभा अध्यक्ष तय करता है, यानी कि ये लोकसभा अध्यक्ष का काम है। राज्यसभा मनी बिल को 14 दिन से अधिक नहीं टाल सकता है, यानी कि लोकसभा कोई मनी बिल लाया, काम कौन किया? लोकसभा का स्पीकर, अध्यक्ष क्या बोला? ठप्पा लगा दिया, साइन कर दिया कि मनी बिल है, फिर वो जाएगा राज्यसभा इसको नहीं रोक पाएगा, 14 दिन से ज़्यादा इसको नहीं रोक पाएगा, मैक्सिमम 14 दिन है, ठीक है। राज्यसभा क्या कर सकता है? इसमें सुझाव दे सकता है, बोलेगा देखिए मनी बिल में आपको फलना आप सुधार कर सकते हैं, लेकिन ये सुझाव को मानेगा या नहीं मानेगा ये लोकसभा पर निर्भर करता है, यानी कि सुझाव मानना या नहीं मानना लोकसभा पर निर्भर करता है। मनी बिल के केस में राष्ट्रपति को स्वीकृति देना ही पड़ता है, राष्ट्रपति इसमें वीटो का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में भी राष्ट्रपति वीटो का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ना ही वो इसमें संविधान संयुक्त बैठक का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। देखिए अब जुर्माना और आर्थिक दंड को हम लोग मनी बिल नहीं समझेंगे, ठीक है। अगर किसी चीज़ में टैक्स जुर्माना लगा रहे हैं, ठीक है, या आर्थिक दंड दे रहे हैं तो वो मनी बिल में नहीं आएगा। लाइसेंस के लिए जो पैसा लेते हैं या सेवा शुल्क लेते हैं या स्थानीय कर लेते हैं वो भी आपका मनी बिल में नहीं आएगा। वीटो की शक्ति का प्रयोग हम लोग मनी बिल में नहीं कर सकते हैं, संयुक्त बैठक नहीं कर सकते हैं, राज्यसभा इसको रोक नहीं सकता है, मैक्सिमम इसको 14 दिन तक रोक सकता है, प्रेसिडेंट भी इसको नहीं रोक सकता, प्रेसिडेंट को भी इसमें स्वीकृति देना ही पड़ेगा, ठीक है। मनी बिल के केस में प्रेसिडेंट क्या देखिए, राष्ट्रपति को स्वीकृति देनी ही पड़ती है। आगे आते हैं फाइनेंशियल बिल, यानी कि वित्त विधेयक। इट डील्स विद फिजिकल मैटर, यानी कि वित्तीय मामलों से संबंधित है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इससे संबंधित कोई भी मामला होगा तो वो वित्त विधेयक होगा। ये 3 तरह का होता है। मनी बिल आर्टिकल 110 जो हम लोग पढ़ चुके हैं, मनी बिल हम लोग पूरा पढ़ चुके हैं। उसके बाद फाइनेंशियल बिल 1, फाइनेंशियल बिल 2। फाइनेंशियल बिल 1 FB1, इसको FB1 बोलते हैं, और FB2। FB1 का बात करें तो 117 का 1 में जिक्र है, FB2 का 117 का 2 मत मार दीजिएगा, 3। FB1 117 1, FB2 117 3, इसमें जिक्र है, ठीक है। अब आगे आते हैं, यानी कि देखिए फाइनेंशियल बिल में ही मनी बिल आता है, यानी कि फाइनेंशियल बिल बड़ा है, इसी में कहीं ना कहीं मनी बिल आता है। फाइनेंशियल बिल के अंदर मनी बिल आता है, यानी कि सारा मनी बिल फाइनेंशियल बिल है, लेकिन सारा फाइनेंशियल बिल मनी बिल नहीं है। यानी कि मनी बिल को फाइनेंशियल बिल कह सकते हैं, परंतु फाइनेंशियल बिल को मनी बिल कहना उचित नहीं है। फाइनेंशियल बिल 1 का बात करें तो आर्टिकल 117 का 1 में है, तो इसमें जितना भी तरह का बोरोविंग है, उधार है, वो फाइनेंशियल बिल 1 में आ जाता है। इसे केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है, राष्ट्रपति के रिकमेंडेशन से ही पेश होता है। यानी कि जब भी फाइनेंशियल बिल 1 पेश करना होगा, पहले हम लोग राष्ट्रपति से अनुमोदन मांगेंगे, राष्ट्रपति अनुमोदन दे दिया तो जब राष्ट्रपति शुरू में अनुमोदन दे दिया तो लास्ट में उसको साइन करना ही पड़ेगा। मान लीजिए अतः राष्ट्रपति को स्वीकृति देना ही पड़ता है, क्योंकि शुरू में वो बिल आने से पहले ही राष्ट्रपति रिकमेंड किया है, तो राष्ट्रपति ये रिकमेंड किया है तो राष्ट्रपति को लास्ट में स्वीकृति देना ही पड़ेगा। राज्यसभा इसे रिजेक्ट और अमेंड कर सकता है, यानी कि ये ऐसा बिल है फाइनेंशियल बिल 1, इसको रिजेक्ट या अमेंड कर सकता है राज्यसभा। जबकि मनी बिल का बात हम लोग किए थे, इसको राज्यसभा रिजेक्ट या अमेंड कुछ नहीं कर सकता, वो सुझाव दे सकता है, सुझाव मानना नहीं मानना ये लोकसभा का काम है। इसमें मैक्सिमम 14 दिन रोक सकता था, जबकि सामान्य विधेयक में राज्यसभा कितना दिन रोक सकता था? 6 महीना, 6 मंथ। आगे आते हैं फाइनेंशियल बिल 2 117 का 3, भारत के संचित निधि से के व्यय से संबंधित है। यह एक साधारण विधेयक ही होता है, यानी कि ये साधारण विधेयक की तरह ही है, यानी कि इसको मैक्सिमम 60 दिन तक राज्यसभा रोक सकता है। किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, यानी कि लोकसभा में भी पेश कर सकते हैं, राज्यसभा में भी पेश कर सकते हैं। बिल लाने के लिए राष्ट्रपति के पूर्व अनुमोदन की जरूरत नहीं पड़ती है, यानी कि राष्ट्रपति जब शुरू में रिकमेंडेशन नहीं दिया है तो लास्ट में राष्ट्रपति भी उसकी स्वीकृति के लिए बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति चाहे तो वो रिजेक्ट भी कर सकता है, अमेंड भी कर सकता है। दोनों सदनों में से किसी में भी सदन में उस बिल को, फाइनेंशियल बिल 2 को रिजेक्ट किया जा सकता है, अमेंड किया जा सकता है। नोट, ये नोट को याद रखना है, फाइनेंशियल बिल और ऑर्डिनरी बिल में संयुक्त बैठक हो सकती है, मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में संयुक्त बैठक नहीं हो सकती है। याद रखिए, मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में संयुक्त बैठक तो होगी ही नहीं, राष्ट्रपति अपनी वीटो का भी प्रयोग नहीं कर सकता है। इफ़ द बिल अंडर डिस्प्यूट हैज़ ऑलरेडी लैप्स्ड ड्यू टू डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा, मान लीजिए कोई बिल ऐसा है जो लोकसभा के डिसोल्यूशन के कारण लैप्स हो गया है, उसमें ज्वाइंट सेटिंग नहीं हो पाया तो, लेकिन यदि राष्ट्रपति को लगे कि लोकसभा के विघटित या भंग होने से पूर्व नोटिफाई कर दे तो इस केस में
वो बिल लैप्स नहीं होता। राष्ट्रपति पहले बोल दे लोकसभा भंग होने से पहले कि हम नोटिफाई कर दे रहे हैं कि ये बिल लैप्स नहीं होगा, तो वो बिल लैप्स नहीं होगा। और जब भी अगर वो ऐसा घोषित करता है बिल लैप्स नहीं हो, तुरंत उसको ज्वाइंट सिटिंग बैठाना पड़ता है। राष्ट्रपति ज्वाइंट सिटिंग बुलाएगा और इसकी अध्यक्षता करेंगे लोकसभा अध्यक्ष, यानी कि कभी भी संयुक्त अधिवेशन होगा ज्वाइंट सिटिंग तो उसको बुलाएंगे राष्ट्रपति, लेकिन अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष। अगर लोकसभा अध्यक्ष ना हो तो उपाध्यक्ष करेगा, अगर उपाध्यक्ष ना हो तो राज्यसभा का उपसभापति करेगा। उपसभापति भी ना हो तो पैनल द्वारा चयनित कोई भी व्यक्ति आपको इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा। संयुक्त बैठक 3 बार आयोजित किया जा चुका है। पहला 1961 में डॉरी प्रोहिबिशन बिल 1960 में, ठीक है, डॉरी प्रोहिबिशन बिल 1960 में आया था, वो लागू हुआ था 1961 में। फिर बैंकिंग सर्विसेज कमीशन रिपील बिल 1977 में आया था, ये लागू हुआ था 1978 में। और प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल, जिसको पोटा बोलते हैं, पोटा, ठीक है, ये बन गया पोटा बिल जो है वो पोटा बन गया था, एक्ट बन गया था, 2002 में था और 2002 में ही ये एक्ट बन गया था। तो ये तो था बिल से संबंधित जितने भी तरह के बिल थे, सिंपल बिल, मनी बिल और फाइनेंशियल बिल, ये सारा हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग फंड्स के बारे में देखते हैं, यानी कि निधि के बारे में। फंड्स, ठीक है, फंड्स के बारे में पढ़ते हैं। फंड्स यानी कि निधि। फंड्स 3 प्रकार के होते हैं। कंसोलिडेटेड फंड, जिसको हम लोग संचित निधि बोलते हैं, पब्लिक अकाउंट, जिसको हम लोग लोक लेखा बोलते हैं, और कंटिंजेंसी फंड, जिसको आकस्मिक निधि बोलते हैं। संचित निधि का जिक्र आर्टिकल 266 का 1 में है, लोक लेखा का जिक्र है आर्टिकल 266 का 2 में, और आकस्मिक निधि का जिक्र है आर्टिकल 267 में, ठीक है। तीनों के बारे में देखते हैं। कंटिंजेंसी फंड आकस्मिक है, यानी कि ये इमरजेंसी के समय में यूज होगा, जब सारा पैसा ख़त्म हो जाएगा तो इससे पैसा निकाला जाता है। इसमें राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ती है, लेकिन कंसोलिडेटेड फंड और पब्लिक अकाउंट के लिए संसद की अनुमति अनिवार्य है, ठीक है। आगे समझिए। नहीं, कंसोलिडेटेड फंड में संसद की अनुमति अनिवार्य है, इसमें कोई अनुमति अनिवार्यता की जरूरत नहीं है, यानी कि इसमें चाहिए पैसा निकालने के लिए संसद की अनुमति, इसमें कोई संसद की अनुमति की अनिवार्यता नहीं है, इसमें राष्ट्रपति की अनुमति चाहिए। अब एक एक करके पढ़ते हैं। यह भारत सरकार के राजस्व के साथ साथ आयकर, सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और अन्य स्रोतों से परिव्यय की देखभाल करता है। कौन? संचित निधि। जो भी इनकम टैक्स से संबंधित है, आयकर, सीमा शुल्क, ठीक है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और अन्य स्रोतों से परिव्यय की देखभाल करता है। और बात करें तो ओपन डिस्क्लोजर लोन, ट्रेजरी बिल या अन्य देशों, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से जो भी उधार होता है उसके सहित सरकार द्वारा जुटाई गई सभी धनराशि हमेशा इसी फंड में जमा होती है। कोई भी ट्रेजरी वगैरह में जो पैसा आएगा या निकलेगा जो भी, वो इसी से आएगा। आगे बात करते हैं। भारत सरकार के सभी खर्चों को कवर करने के लिए इसी खाते का प्रयोग होता है। संसद की सहमति के बिना सरकार इस खाते से पैसा नहीं निकालती। 2005 में कोष पहले 5 करोड़ था, कोष में पैसा रखने का मिनिमम अमाउंट, अब बढ़ाकर इसको 500 करोड़ कर दिया गया है। लेकिन फिर से सुनते हैं 500 करोड़ से बढ़ाया है, एक बार आप लोग कमेंट करके बढ़ाइएगा। तो अभी 500 करोड़ 2003-05 में इसको 500 करोड़ बढ़ा दिया गया था। इसमें देखिए क्या क्या दिया जाता है। राष्ट्रपति को सैलरी देंगे, उपराष्ट्रपति को, लोकसभा अध्यक्ष को, उपाध्यक्ष को, राज्यसभा उपसभापति को, सुप्रीम कोर्ट का जज का वेतन, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज के पेंशन, कैग का वेतन, भत्ता, पेंशन। ऐसा ऋण जिसे देने का भार भारत सरकार पर है या भारत सरकार पर किसी न्यायालय द्वारा दी गई डिक्री या पंचाट, राज्य में भी संचित निधि होती है। जैसे कि ये तो हो गया सेंटर का जिसे दिया जाता है, उसी प्रकार राज्य में भी होगा आपका संचित निधि, जो राज्य में जो भी है वो काम करे। जैसे राष्ट्रपति की जगह हो जाएगा राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष की जगह हो जाएगा विधानसभा अध्यक्ष, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का जज की जगह अगर बात करें तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का भी जज है, वो लोग हो जाएगा, वो राज्य का संचित निधि पे चला जाएगा। तो ये संचित निधि होता है जो इसमें मिनिमम 500 करोड़ होना चाहिए। उसके बाद बात करें पब्लिक अकाउंट का, तो ऑल अदर पब्लिक मनी, जैसे जो भी दूसरा पब्लिक मनी होता है वो इसमें आता है। जैसे कि प्रोविडेंट फंड डिपॉजिट, जुडिशियल डिपॉजिट, सेविंग बैंक डिपॉजिट, डिपार्टमेंटल डिपॉजिट और रेमिटेंसेस, ये सारा आपको पब्लिक अकाउंट में आ जाता है। ये सारी पेमेंट बैंकिंग ट्रांजैक्शन के थ्रू होती है, संसदीय स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती है। आप समझिएगा, जो भी बैंकिंग ट्रांजैक्शन के थ्रू जो भी ट्रांजैक्शन होगा वो पब्लिक अकाउंट में लोक लेखा में जाएगा। और आर्टिकल 266 का 2 में ये जिक्र है इसका। जैसे प्रोविडेंट पीएफ का जो पैसा होता है, जुडिशियल डिपॉजिट, सेविंग बैंक डिपॉजिट, डिपार्टमेंटल डिपॉजिट, रेमिटेंसेज, वो इसमें जाएगा। कंटिंजेंसी फंड का बात करें तो आर्टिकल 267 में इसका जिक्र है। इसका एक्ट आया था 1950 में। अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर, जो आप देख नहीं सकते हैं, अप्रत्याशित व्यय, जो अचानक से आ जाए, देश में पैसे की कमी पड़ जाए, तब इसका प्रयोग किया जाता है। राष्ट्रपति की स्वीकृति से धन निकाला जा सकता है।
अगर इससे पैसा निकालना है तो राष्ट्रपति की स्वीकृति अनिवार्य है। द फंड इज हेल्ड बाय फाइनेंस सेक्रेटरी वित्त सचिव ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट। अब देखिए, प्रेसिडेंट का साइन तो चाहिए, लेकिन इसको हैंडल कौन करता है? वित्त सचिव। इस कोष से पैसे होने के बाद संसदीय प्राधिकरण की आवश्यकता होती है, यानी कि इससे पैसा तो आप निकाल लिए शुरू में, मान लीजिए आपको ज़रूरत है, जितना पैसा आप निकाल लिए, बाद में वो संसद में ये अप्रूवल के लिए जाता है। बाद में पहले पैसा निकल जाएगा, बाद में जाएगा। लेकिन इसमें क्या होगा? कंसोलिडेटेड फंड में पहले संसद का अनुमति होगा, तब पैसा निकलेगा। इस कोष से पैसे खर्च होने के बाद संसदीय प्राधिकरण की आवश्यकता पड़ती है। 2005 में फंड का विस्तार करके 500 करोड़ कर दिया गया था। इसका भी वही किया गया था। देखिए, 2005 में 500 करोड़ कर दिया गया था, लेकिन 2021 में फिर इसको बढ़ाया गया। फंड का विस्तार करके 500 करोड़ से बढ़ाकर 30,000 करोड़ कर दिया गया था। राज्य में राज्यपाल का अनुमोदन अनिवार्य है। जैसे ये सेंटर में राष्ट्रपति का अनुमोदन अनिवार्य है, उसी तरह राज्य में राज्यपाल का अनुमोदन अनिवार्य है। अब देखिए, कुछ होती है पार्लियामेंट्री कमेटी, संसदीय समितियाँ। संसदीय समितियों को हम लोग लघु संसद भी बोलते हैं, मिनी पार्लियामेंट भी बोलते हैं, मिनी पार्लियामेंट। तो संसद में कुछ कमेटी होती है जो संसद के विशेष कार्यों को देखती है। ठीक है, जितनी भी समितियां होती है मोस्टली हेडेड बाय पीएम, ज़्यादातर पीएम हेड करते हैं। कभी कभी गृह मंत्री या वित्त मंत्री भी इसको हेड करते हैं। ठीक है, या अगर किसी को हेड करने के लिए कह दिया जाए तो वो करते हैं। इस पार्लिया कमेटी का क्या संविधान में उल्लेख है? तो नहीं है। संविधान में पार्लियामेंट्री कमेटी का कोई उल्लेख नहीं है। इसका उल्लेख है रूल ऑफ बिजनेस में। ठीक है, कार्यपालिका नियमावली में इसका जिक्र है। सेट अप बाय पीएम अकॉर्डिंगली, यानी कि ये जो संसदीय समितियाँ कौन सेट करता है? पीएम सेट करता है, या सांसद सदस्यों का पैनल सेट करता है। और इसमें एक सचिवालय भी होता है, यानी कि जो समितियाँ होती है उसका अपना एक सचिवालय होता है। बताए थे, लोकसभा का सचिवालय होगा, राज्यसभा का सचिवालय होगा, और समितियाँ, संसदीय समितियाँ होगा, उसका एक सचिवालय होगा। ठीक है, अब ये जो संसदीय समिति है दो तरह की होती है। एक है स्टैंडिंग समिति, स्थायी समिति, और एक एडहॉक कमेटी या तदर्थ समिति। ये जो स्टैंडिंग कमेटी होती है, इस प्रकार की समितियां प्रतिवर्ष सदन द्वारा नियमित रूप से निर्वाचित या मनोनीत होती है। यानी ये जो स्टैंडिंग कमेटी है वो 1 वर्ष के लिए इसका गठन होता है, प्रतिवर्ष होगा 1 साल के लिए, और ये या तो निर्वाचित होगा या तो मनोनीत होगा। इनकी प्रकृति स्थायी होती है, यानी कि इसको बीच में ख़त्म नहीं कर सकते। ये रहेगा तो पूरा 1 साल के लिए रहेगा। मंत्री इसके सदस्य नहीं होते, यानी कि जो भी कमेटी होगी उसके कोई भी मंत्री सदस्य नहीं होंगे। इसका चुनाव स्पीकर करेगा या तो सभापति करेगा। अगर लोकसभा में है तो स्पीकर, और राज्यसभा में है तो सभापति। इस दोनों के नियंत्रण में होता है जो भी स्टैंडिंग कमेटी है। एक होता है एडहॉक कमेटी, तदर्थ समिति, यानी कि ये टेम्पोररी होता है, जिस समय जरूरत पड़ा उस समय बनता है, बाद में समाप्त हो जाता है। यानी कि इस प्रकार की समितियों का गठन आवश्यकता अनुसार किया जाता है, जो आवश्यकता पूरी होने पर स्वतः समाप्त हो जाता है। जैसे जांच समिति, सलाहकार समिति। जैसे जांच समिति का एग्जांपल है MPLADS। कमेंट करके बताइएगा इसका फुल फॉर्म क्या होता है। सलाहकार समिति का बात करें तो विशेष विधेयक पर विचार कर रिपोर्ट देती है। ये कुछ विशेष विधेयक होता है, उस पर विचार करेगी और रिपोर्ट देगी। जैसे मान लीजिए अभी चारा घोटाला हुआ, एक बात बोल रहे हैं, चारा घोटाला, तो चारा घोटाला क्यों हुआ तो उसका जांच करेगा एडहॉक कमेटी, क्योंकि टेम्पोररी कमेटी है, एक खास काम को करने के लिए आई है। ठीक है, अब मान लीजिए कि बिहार 2G घोटाला या 3G घोटाला हुआ, उसका जांच करने के लिए आया, तो ये टेम्पोररी बनता है कमेटी। ये हमेशा नहीं बना रहेगा, टेम्पोररी बनेगा, और जो जैसे उसका काम खत्म हो जाएगा ये निकल जाएगा, समिति का काम खत्म। स्थायी समिति का बात करिए, देखिए ये जो हम लोग स्थायी समिति पढ़ रहे हैं, इसमें स्थायी समिति 3 तरह का, मेनली 3 को पढ़ेंगे। कौन कौन? पब्लिक अकाउंट कमेटी, जिसको लोक लेखा समिति बोलते हैं, एस्टीमेट कमेटी, जिसको प्राक्कलन समिति बोलते हैं, इसी को इकोनॉमिक कमेटी भी बोलते हैं, आर्थिक कमेटी, और पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी, जिसको सार्वजनिक उपक्रम समिति कहते हैं। देखिए, लोक लेखा समिति की बात करें, इसका गठन होता है 1921 में, लेकिन एक्ट कौन सा था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत 1921 में इसका गठन होता है। उसके बाद एस्टीमेट कमेटी, इसका गठन भी 1921 में होता है। दोनों 1921 का है, लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति, लेकिन इसका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के द्वारा इसका गठन होता है, लेकिन प्राक्कलन समिति का गठन 1921 में ही होता है, लेकिन जॉन मथाई की सिफारिश पर। पहली बार ये गठन तो हो गया था 1919 में, लेकिन पहली बार सेटअप हुआ था 1950 में। इसको इकोनॉमिक कमेटी भी बोलते हैं। सार्वजनिक उपक्रम समिति या पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी का बात करें तो ये बना था 1964 में। कौन रिकमेंड किया था, किसकी सिफारिश पर? कृष्ण मेनन समिति। ये सब आपको याद रखना है, ये सब छोटा छोटा पॉइंट है जो आपको याद रखना है। उसके बाद लोक लेखा समिति की बात करें तो इसमें 22 सदस्य होगा, जिसमें से 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा।
इसमें भी आपको पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी में भी आपको 22 सदस्य होगा, जिसमें 15 लोकसभा 7 राज्यसभा। तीनों का कार्यकाल 1 साल, इसका कार्यकाल भी 1 साल, इसका कार्यकाल भी 1 साल, इसका कार्यकाल भी 1 साल, तीनों का कार्यकाल 1 साल होता है। हम पहले बता चुके हैं। स्थायी समिति प्रतिवर्ष सदन द्वारा नियमित रूप से निर्वाचित या मनोनीत होगा। तो प्रतिवर्ष बात कर दिए तो 1 ही वर्ष इसका कार्यकाल होगा, हर साल नया बार कमेटी बनता है। ठीक है, उसके बाद देखिए ये जो 30 सदस्य हैं इसमें आपका प्राक्कलन समिति में, इसका चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है। और देखिए दोनों में 22 सदस्य है, इसमें 30 सदस्य है, यानी कि सबसे बड़ी कमेटी यही है प्राक्कलन समिति। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, प्राक्कलन समिति जो है एस्टीमेट कमेटी सबसे बड़ी संसदीय समिति है, सबसे बड़ी समिति यही है, इससे बड़ी कोई समिति नहीं है। आगे बात करें, अब एक एक करके देखते हैं। 1966-67 तक स्पीकर जो है वो रूलिंग पार्टी के नेता को पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन बनाता था, यानी कि पब्लिक अकाउंट कमेटी लोक लेखा समिति है, इसका चेयरमैन पहले रूलिंग पार्टी का होता था, जो सत्ता दल होते थे। लेकिन अब क्या हो गया है, अब सत्ता विपक्ष का नेता इसका अध्यक्ष बनता है, यानी कि 1967 से क्या कर दिया, पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन विपक्ष का नेता को बनाया जाता है। लेकिन कभी भी ये संविधान में जिक्र नहीं है कि विपक्ष का नेता बनेगा, ये 1967 से अपने आप स्टार्ट किया गया। क्यों? क्योंकि लोक लेखा समिति का जो काम है वो सदन के नेता अगर करेंगे तो वो अपने ही पक्ष में फैसला लेंगे। विपक्ष का नेता भेदभाव नहीं करेगा, वो तो सत्ता पक्ष का विरोधी रहेगा, तो वो सही फैसला देगा इसमें। अब आगे बात करते हैं, मिनिस्टर्स कांट बी मेंबर ऑफ दिस कमेटी। तीनों में मिनिस्टर मेंबर नहीं हो सकते, तीनों में, चाहे वो लोक लेखा समिति हो या प्राक्कलन समिति हो या सार्वजनिक उपक्रम समिति। इसके जो भी मेंबर होंगे, मंत्री हो सकते हैं, सदस्य हो सकते हैं संसद के, लेकिन मिनिस्टर नहीं हो सकते हैं। आगे बात करें, इसके जो मेंबर है एस्टीमेट कमेटी का, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा इस समिति का अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है और इसका अध्यक्ष सत्ताधारी दल से ही होगा, यानी कि जो सत्ता में है उसी से होगा। पब्लिक अकाउंट कमेटी का तो हम लोग पढ़ चुके हैं, लोक लेखा समिति का कि विपक्ष का नेता होगा, इसमें सत्ता पक्ष का नेता होगा और इसमें लोकसभा का मेंबर होगा, यानी कि उसको लोकसभा से होना चाहिए, राज्यसभा का नहीं होगा। यानी कि सार्वजनिक उपक्रम समिति का जो अध्यक्ष होगा, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा इस समिति के अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है, इसका अध्यक्ष केवल लोकसभा से ही हो सकता है। आगे बात करें, कार्य क्या क्या है वो देख लेते हैं। अगर पब्लिक अकाउंट कमेटी का कार्य देखें तो ये कैग अकाउंट्स रिलेटेड फैक्ट्स को वेरीफाई करते हैं, कैग का जो रिपोर्ट है उसको वेरीफाई तथा अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है। कैग जो रिपोर्ट देगा उसको वेरीफाई करेगा। बताए थे बहुत सा कैग 3 रिपोर्ट पे काम करता है, उस तीनों रिपोर्ट का जांच कौन करेगा, ये पब्लिक अकाउंट कमेटी करेगा। प्रेसिडेंट इस रिपोर्ट को संसद में पेश करते हैं, यानी कि पब्लिक अकाउंट कमेटी कैग के रिपोर्ट की जाँच करती है तथा अपनी रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत कराती है, जहाँ इस पर चर्चा किया जाता है। जो भी रिपोर्ट पब्लिक अकाउंट कमेटी सदन में देगी वही सदन में चर्चा होगा। इसीलिए कैग को हम लोग फ्रेंड, फिलोसफर और गाइड बोलते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी का, यानी कि जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है लोक लेखा समिति, वो कैग की फ्रेंड, फिलोसफर और गाइड कहते हैं। कैग का वार्षिक 3 को प्रतिवेदन कैग जारी करता है, विनियोग लेखा परीक्षा, वित्त लेखा परीक्षा और सार्वजनिक उपकरण लेखा परीक्षा। ये जो ऊपर का 2 है, विनियोग लेखा परीक्षा और वित्त लेखा परीक्षा, इस रिपोर्ट की जांच पब्लिक अकाउंट कमेटी करेगी। ये यही देखती है कि संसद के द्वारा जिस कार्य के लिए पैसा दिया गया था उस कार्य के लिए व्यय हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो वो भी लिखेगी। पब्लिक अकाउंट कमेटी सरकार को संचित निधि से पैसे निकालने पर नहीं रोक सकती, यानी कि देखिए इस दोनों पर जो खर्च हुआ है उसको देखेगी, जो व्यय हुआ उसको देखेगी, यानी कि वो सिर्फ एक्सपेंडिचर को देखती है कि वो एक्सपेंडिचर सही जगह हुआ है कि नहीं है। संचित निधि से पैसा निकालने पर रोक नहीं लगा सकती है। संसद से पैसा निकला, संचित निधि से पैसा निकला, उस पर कोई रोक नहीं लगेगा। लेकिन पैसा निकल के कहाँ खर्च हुआ, उस खर्च की जांच करके रिपोर्ट देगा हमारा पब्लिक अकाउंट कमेटी। ठीक है, यानी कि पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है वो पैसे निकालने पर रोक नहीं लगा सकती, या केवल व्यय किए हुए पैसे पर अपना प्रतिवेदन देती है। इसीलिए हम लोग इसको शव परीक्षण भी बोलते हैं कि कोई आदमी मर गया, हम मुर्दा का परीक्षण करते हैं, वो वही है। पैसा निकालने पर रोक लगाते तब ना पावर समझते हैं आपका, लेकिन आप वो नहीं कर सकते हैं, आप केवल शव परीक्षण कर सकते हैं। यानी कि पब्लिक अकाउंट कमेटी का ये डिमेरिट बता रहा है। इसमें जो तीसरा वाला है सार्वजनिक उद्यम लेखा परीक्षा, ये आपको पब्लिक अकाउंट कमेटी इसकी जांच नहीं करता है, इसकी जांच करता है कौन, हमारा सार्वजनिक उपक्रम समिति। तो ये क्या करेगा, देखिए यह पब्लिक अंडरटेकिंग पर कैग के रिपोर्ट की जांच करता है।
पब्लिक अंडरटेकिंग का जो रिपोर्ट है उसको जांच करता है, क्या वह काम साउंड बिजनेस प्रिंसिपल या प्रैक्टिस के अनुसार किया गया है कि नहीं, या नियम से हटकर काम किया गया, इस पर जांच करेगा। यानी कि ये कैग जो है 3 को प्रतिवेदन निकालता है। पहला 2 प्रतिवेदन पर पब्लिक अकाउंट कमेटी जांच करेगा और लास्ट वाला प्रतिवेदन पर कौन जांच करेगा, आपका पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी। ठीक है, अब तीसरा वाला जो है आपका ये प्राक्कलन समिति, ये क्या करता है, देखिए इसका कार्य है बजट और पब्लिक एक्सपेंडिचर में शामिल अनुमानों की जांच करना, व्यय मित व्ययिता के सुझाव देता है। यानी कि जो भी बजट में खर्च हो रहा है वो व्यय सही है या मित व्ययिता कैसे होनी चाहिए, बजट में कम से कम खर्च में बजट कैसे, बजट का मतलब ही होता है कि कम खर्च में सरकार चलाना, तो वो मित व्ययिता का सुझाव देगा, नीतियों में सुधार करने के बारे में बताएगा। यह एग्जामिन करता है कि मनी को पॉलिसी इंप्लीमेंट के लिए सही जगह यूज किया गया है कि नहीं, या फिर बेकार का मनी को वेस्ट किया जा रहा है, उसकी जांच करेगा। प्राक्कलन समिति को लोक लेखा समिति की जुड़वा वाहन भी बोलते हैं। ये भी प्रश्न एग्जाम में, ये बार बार BPSSC बिहार दरोगा में ये प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, प्राक्कलन समिति को लोक लेखा समिति का जुड़वा वाहन भी बोलते हैं, या उल्टा भी बोल सकते हैं, लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति का जुड़वा वाहन बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको इसका जुड़वा वाहन है। आगे बात करते हैं। एक क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी संसदीय समितियां जांच करती है और सदन की रिपोर्ट करती है कि संविधान द्वारा प्रदत्त संसद द्वारा प्रत्यायोजित विनियमों, नियमों, उपनियमों आदि को बनाने की शक्तियों का कार्यपालिका द्वारा प्रतिनिधिमंडल के दायरे में उचित रूप से प्रयोग किया जा रहा है कि नहीं, तो यह है अधीनस्थ विधान संबंधी समिति। देखिए, अधीनस्थ विधान संबंधी समिति, इसमें 15 सदस्य होते हैं और लोकसभा और राज्यसभा दोनों के 15 सदस्य, दोनों में अलग अलग होता है। अधीनस्थ विधान समिति ये यही देखता है कि कोई भी काम जो किया जा रहा है, जो रिपोर्ट दिया जा रहा है, वो नियम, उपनियम ये सब के दायरे में किया जा रहा है कि नहीं, या उसे हट कर किया जा रहा है। सरकारी आश्वासन संबंधी समिति, ये क्या होता है, देखिए छोटा छोटा समिति है, इसको बस जान लेना है। मंत्रियों द्वारा दिए गए आश्वासन, वादों आदि पर सदन के पटल पर जाँच करना। इसमें लोकसभा में 15 मेंबर होगा, राज्यसभा में 10 मेंबर होगा, ये आपको याद रखना है। जैसे देखिए, बहुत मंत्री लोग से पूछा जाता है, सर हमारे यहाँ रोड की स्थिति इतनी ख़राब है, रोड कब बनेगी, तो संसद बोलते हैं 5 वर्ष के अंदर बनेगी, तो वो हो गया आश्वासन, कि संसद के सदस्य अगर कुछ भी बोल दिए तो वो आश्वासन हो गया। और आश्वासन पे जो काम होगा कि आश्वासन और वादों का पर क्या काम किया जा रहा है, मंत्रियों द्वारा दिए गए आश्वासन या वादों पर सदन के पटल की जांच करना, ये आपको सरकारी आश्वासन संबंधी समिति करती है। लोकसभा में अगर ये समिति बनती है तो 15 सदस्य होंगे और राज्यसभा में 10 सदस्य होंगे। नियम समिति क्या होता है, सदन की प्रक्रिया, कार्य संचालन के मामलों पर विचार करता है। इसमें लोकसभा में 15 सदस्य होंगे, राज्यसभा में 16 सदस्य होंगे। इसकी अध्यक्षता स्पीकर और सभापति करते हैं। अगर लोकसभा में वो कमेटी बना है तो स्पीकर करेंगे, राज्यसभा में अगर वो कमेटी बना है तो सभापति करेंगे। यहाँ दोनों मिलाकर कमेटी नहीं है, दोनों अलग अलग है। लोकसभा में अलग बनेगा नियम समिति, राज्यसभा में अलग बनेगा। कार्य मंत्रणा समिति, विधायी कार्य की चर्चा के लिए समय आवंटित करने की सिफारिश करना। मान लीजिए कोई काम है और मंत्री के पास टाइम नहीं है, तो ये क्या करेगा, ये समय बताएगा कि इस टाइम में आपको बहस करना है, वो इसका समय का आवंटन करना इसका काम है। कोई भी विधायी कार्य है, लेजिस्लेटिव फंक्शन है, उस पर चर्चा करना है सदन में, तो उसके लिए समय आवंटित करना इसी समिति का काम है। लोकसभा में ही, केवल ये लोकसभा में होता है, इसमें 15 सदस्य होते हैं। इसकी अध्यक्षता स्पीकर करेंगे। विभागीय स्थायी समिति या डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी क्या होता है, 1993 में इस समिति में 17 समिति थी। यानी कि ये जो विभागीय स्थायी समिति है, इसमें पहले 17 समिति था। जितना भी समिति होगा हर विभाग के लिए अलग होगा, यानी कि उस समय 17 विभाग के लिए ये चीज़ था। 2004 में 7 नई समितियों को जोड़ा गया, यानी कि अब 7 नया विभाग को जोड़ा गया, तो 17 7 कितना हो गया, 24। अभी वर्तमान में इसकी संख्या 24 है। लोकसभा में बात करें तो इसमें 16 विभाग हैं, राज्यसभा से 8 है। 16 और 8 को जोड़िएगा तो 24। लोकसभा में अगर ये समिति बनती है तो इसकी अध्यक्षता स्पीकर द्वारा मनोनीत व्यक्ति करेंगे, जो इसके अध्यक्ष होते हैं। और राज्यसभा में अगर ये समिति बनती है तो सभापति द्वारा मनोनीत सदस्य इसके अध्यक्ष रहेंगे इस समिति के। ठीक है, अब देखिए इसमें 24 समिति बन रही है, यानी कि एक समिति नहीं है, 1 2 3 4 करके टोटल 24 समिति बन रही है विभागीय स्थायी समिति में। और एक समिति में कितने सदस्य होंगे, 31 सदस्य होंगे। और उस 31 सदस्य में से 21 लोकसभा के होंगे, 10 राज्यसभा के होंगे। तो यहाँ पे आप लोग फंस जाइएगा कि सर यहाँ भी लोकसभा में 10 और 8 है, यहाँ भी लोकसभा में। ये जो समिति बन रही है विभागीय स्थायी समिति, ये लोकसभा में 16 समिति बनेगी और राज्यसभा में 8 समिति बनेगी। 16 समिति अलग होगी, 8 समिति अलग होगी। और हर समिति में आपको लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर रहेंगे। ये समिति है लोकसभा का, लेकिन मेंबर दोनों सदन का है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ पर लोग फंसते हैं।
इसका कार्य क्या है? संबंधित मंत्रालयों से अनुदान अनुरोधों की मांग करना, संबंधित मंत्रालय के बिलों की जांच करना, मंत्रालय के वार्षिक रिपोर्ट की जांच करना, मंत्रालयों द्वारा दिए गए नीतिगत दस्तावेजों पर विचार करना और सलाहकार सिफारिशें करना, ये इसका कार्य है। आगे बात करते हैं जांच समिति। 3 गो होता है, हम बताए थे आपको जांच समिति, दिखा देते हैं आपको यहाँ पर। देखिए एडहॉक कमेटी 2 तरह का होता है, एक तो जांच समिति और एक सलाहकार समिति। तो जांच समिति के बारे में देख लेते हैं। जांच समिति, याचिका या आवेदन समिति, इसमें पहला 3 गो होता है जांच समिति। याचिका और आवेदन समिति ये सार्वजनिक महत्व पर याचिकाओं की जांच करता है। लोकसभा में 15 और राज्यसभा में 10 मेंबर होते हैं। विशेषाधिकार समिति की बात करें तो सदस्यों के विशेषाधिकारों हनन के मामलों पर विचार करता है। ये अर्धन्यायिक समिति है, याद रखिएगा। जो विशेषाधिकार समिति है ये अर्धन्यायिक है। लोकसभा से 15, राज्यसभा से 10। आचार समिति सदस्यों हेतु आचार संहिता का बात करता है या आचरण पर विचार करता है कि कोई दुराचरण तो नहीं कर रहा है संसद में मेंबर, किसी का गलत आचरण तो नहीं है, कोई गलत वर्ड तो नहीं बोल रहा है। ये आचार समिति देखता है। लोकसभा में 15 और राज्यसभा में 10 मेंबर होते हैं। कुछ छोटी छोटी समितियाँ जैसे पटल पर रखी कागज पर समिति, इसमें 25 मेंबर होते हैं। लोकसभा से 15, राज्यसभा से 10। अधीनस्थ विधान पर समिति 30 मेंबर होंगे। लोकसभा से 15, राज्यसभा से 15। SC/ST के कल्याण संबंधी समिति 30 मेंबर होंगे। लोकसभा से 20, राज्यसभा से 10। महिला सशक्तिकरण पर समिति 30 मेंबर होंगे। लोकसभा से 20, राज्यसभा से 10। लाभ के कार्यालयों पर संयुक्त समिति, इसमें 15 मेंबर होंगे। लोकसभा से 10, राज्यसभा से 5। सबसे छोटी समिति की बात करें तो पुस्तकालय समिति है, इसमें 7 मेंबर होते हैं। सबसे बड़ी संसदीय समिति की बात करें तो प्राक्कलन समिति, जिसको एस्टीमेट कमेटी बोलते हैं, इसी को इकोनॉमिक कमेटी भी बोलते हैं। इसमें 30 सदस्य होंगे और 30 सदस्य लोकसभा से। संसदीय राजभाषा समिति की बात करें तो इसका गठन होता है 1976 में। राजभाषा अधिनियम 1963 के अधीन ये आता है। इसमें टोटल 30 मेंबर, 20 लोकसभा, 10 राज्यसभा। अब देखिए सरकार के दैनिक कार्यों हेतु समिति बनाई जाती है। जैसे कार्य सलाहकार समिति, इसमें लोकसभा में 15, राज्यसभा में 10 सदस्य होते हैं। इसके अध्यक्ष पीठासीन अधिकारी होंगे। अगर लोकसभा में बनेगा तो लोकसभा का स्पीकर और राज्यसभा में बनेगा तो सभापति। निजी सदस्यों के लिए विधेयक व संकल्प समिति, ये लोकसभा की विशेष समिति, ये राज्यसभा में नहीं होता है और इसमें लोकसभा से 15 मेंबर होते हैं। नियम समिति की बात करें तो लोकसभा से 15, राज्यसभा से 10 मेंबर होंगे। अध्यक्ष पीठासीन पदाधिकारी, अगर लोकसभा में बना है तो स्पीकर और राज्यसभा में बना है तो सभापति। सदन की बैठकों की अनुपस्थिति संबंधी समिति, यानी कि देखिए कोई भी व्यक्ति अगर 60 दिन बिना परमिशन के वो अगर एब्सेंट हो जाता है तो उसका पद खाली मान लिया जाता है। तो ये एब्सेंटी देखता है ये समिति, केवल लोकसभा में होगा और इसमें 15 मेंबर होंगे। यानी कि एब्सेंटी से संबंधित समिति लोकसभा में होगा, राज्यसभा में नहीं होगा। गृह व्यवस्था समिति की बात करें तो इसमें 4 गो समिति होगा। सामान्य प्रयोजन समिति, आवास संबंधी समिति, पुस्तकालय संबंधी समिति और सदन सदस्यों के वेतन भत्ते संबंधी समिति। ये जो पुस्तकालय समिति है ये सबसे छोटी समिति है, 7 मेंबर होते हैं। आवास संबंधी समिति ये संसद को आवास आवंटित करने का कार्य करती है। सलाहकार समिति की बात करें, सलाहकार समिति ये केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालय व विभाग से जुड़ी होती है। इसका अध्यक्ष या तो मंत्री होगा या प्रभारी राज्य मंत्री होगा। मान लीजिए सलाहकार समिति अगर मान लीजिए गृह विभाग का बात करें तो गृह विभाग का मंत्री इसका अध्यक्ष होगा। अगर मान लीजिए हम लोग स्वास्थ्य विभाग का बात करें तो स्वास्थ्य विभाग का मंत्री इसका अध्यक्ष होगा। लेकिन अगर कोई राज्य मंत्री है तो राज्य मंत्री भी इसका अध्यक्ष हो सकता है। मंच का बात करें तो सरकारी नीतियों के कार्यान्वयन हेतु अनौपचारिक वार्ता करता है, इसका यही काम है। गठन, कार्य और कार्य पद्धति ये मंत्रालय तय करता है। जिस विभाग में वो काम होगा वही मंत्रालय इसका गठन करेगा, कार्य और कार्य पद्धति का डिसाइड करेगा। इसके मेंबर फिक्स नहीं है, स्वैच्छिक होते हैं, अपने वॉलंटियर होते हैं, अपने मन से मेंबर रहते हैं इसमें, ठीक है। अब इसमें लेकिन देखिए मेंबर फिक्स तो नहीं है, लेकिन मैक्सिमम और मिनिमम बता दिया गया है कि मैक्सिमम इतने मेंबर होंगे, मिनिमम इतने मेंबर होंगे। तो ये सलाहकार समिति का जिक्र है।